इंडिया स्ट्रैटेजी में क्यों फेल हो जाता है? यूएस है, पाकिस्तान में घुस के ओसामा को मार दिया था, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं चीजें? एक बार स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर है, उनसे पूछा गया कि अगर कोई एक चीज है जो आपने घर के किसी बच्चे को नहीं देना चाहोगे तो वो क्या है? वो बोले आईफोन में बनाता हूँ, टैब में बनाता हूँ, ये दोनों चीज नहीं दूंगा। तो बिलियनेयर्स की हम बात कर रहे थे, नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्या बेनिफिट है, लॉस क्या है सोसाइटी? सो बिलियनर्स अब तेल या आयरन ये नहीं खरीद रहे, वो लोग पानी खरीद रहे हैं। मेरा एक कंटेंट क्रिएटर दोस्त है, उसके 40 लोगों की फोर्स थी। लास्ट आई विजिटेड, ही सेड अब मेरे पास 7 लोग हैं। बोले क्यों? बाकी ये है ना रिप्लेस कर दिया। आपको लग रहा है बिलियनेयर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के सीक्रेट्स, जो वो जानते हैं लेकिन लोगों के साथ शेयर नहीं करते? मार्क ज़करबर्ग की जब फाइट चल रही थी विद विंकलवॉफ ब्रदर्स के साथ, जब वो बड़े टेंशन में थे, तो वो कहीं बाहर नहीं गए, अंटार्कटिका नहीं गए, वो इंडिया है और इंडिया में आके नीम करोली बाबा जी के आश्रम गए थे। क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स जब अपने डेथ बेड पे थे तब उन्होंने कहा था कि भैया तुम्हारे जीवन में जब भी सबसे बड़ी परेशानी आए तो एक ही काम करना, बैग पैक करना, इंडिया जाना और नीम करोली बाबा के आश्रम जाना। कि कुछ बिलियनेयर्स ऐसे हैं जो अपने डेथ के बाद उनके फैमिली मेंबर्स का या खुद के ऑर्गन्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें। बहुत लोगों को लगता है स्टारबक्स एक कॉफी की कंपनी है। स्टारबक्स एक अनरेगुलेटेड बैंक है। दवाइयां पहले 20-20, 25-25 साल तक रहती थी। दे मेड अ कंसेप्ट कि बॉस 25 साल तक अगर दवाइयां रह गई तो वापस तो कोई खरीदेगा नहीं। सो लेट्स ब्रिंग द कंसेप्ट कि भैया 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एक्सपायर्ड हो जाए। यार इतना तो ना मैंने IIM अहमदाबाद में नहीं सीखा था जितना आज के एक पॉडकास्ट से मैंने सीख लिया। भाई अभिषेक कर जो हैं फेमस यूट्यूबर है, आप उनके इतने सारे पॉडकास्ट देखते होंगे, वो आज मेरे शो पे आए थे। इतनी सारी चीज़ें मेरे को खुद से सीखने को मिली जो प्रोफेसर्स IIM अहमदाबाद में सिखाते थे ना, वो उन्होंने पॉडकास्ट में शेयर करा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। उन्होंने बात करी डोनाल्ड ट्रंप की, जो टैरिफ्स लेके आए हैं उसके पीछे क्या माइंडसेट है, बिलियनेयर्स का क्या माइंडसेट रहता है, कैसे बिलियनेयर्स हमें मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ट्विटर को क्यों एलॉन मस्क ने खरीदा था। इस तरह के ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। चाइना कैसे लीड कर रहा है, इंडिया को कैसे पीछे छोड़ रहा है, कैसे चाइना अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, कैसे अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ना शायद इंटरनेट पे नहीं होगा। भाई पूरा देखना, मजा आएगा। और कमेंट में मेरे को बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको पूरा देखेंगे और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना है पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और अभिषेक भाई के साथ ना फिर हम 3rd सीजन भी करेंगे। 2 ये 2nd था, पहले भी एक हो चुका है, बहुत अच्छा उस पर फीडबैक आप लोगों ने दिया था, इसमें भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू अभिषेक भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप इतने डिमांड में हैं पॉडकास्ट के लिए। आपके पॉडकास्ट जो है सारे ही ऑलमोस्ट मिलियंस में जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप 2nd टाइम आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे एंड आई एम श्योर ज़बरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर अगेन इनवाइटिंग मी एंड ये आपके ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा प्यार है, इसमें सहयोग है। होपफुली इस बार भी कुछ वैल्यू ऐड करके जाएंगे। श्योर। सबसे पहले एक बर्निंग टॉपिक लेते हैं अभिषेक भाई। बड़े ब्रांड्स हैं, बिजनेसेस हैं, मैनिपुलेट करते हैं हम लोगों को, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? ये जो बड़े ब्रांड्स का मैनिपुलेशन है, ये काफ़ी हिस्टोरिकल टाइम से शुरू हुआ है। अगर मैं इंडस्ट्रियल कंसेप्ट के हिसाब से बात करूं तो एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंस। इसको मैं थोड़ा सा, इफ़ यू अलाउ मी, मैं एक रियल इंसिडेंट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली क्या हुआ था, ऑलमोस्ट अराउंड 1925 एक बिजनेसमैन का कार्टेल बैठा, आराम से एक कमरे में बैठे हुए हैं और वो लोग एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम क्या है? उस समय पे जो लेगिंग्स होती हैं, जो लड़कियों की लेगिंग्स होती हैं, उस लेगिंग की ड्यूरेबिलिटी होती थी 15 साल की। मतलब अगर आपने एक बार एक लेगिंग खरीद ली तो आपकी लेगिंग 15 साल चलती है। उस समय पे बल्ब्स बन रहे थे जिनकी ड्यूरेबिलिटी थी 25,000 आवर्स। आज भी विदेश में एक बल्ब जलता है जो 102 साल से जले जा रहा है। 102 साल से बल्ब चल रहा है। हम लोग अपने घरों के और ऑफिसेस के बल्ब हर 3 साल में रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। LED तक को हमको रिप्लेस करना पड़ रहा है, 103 साल से चल रहा है। सो व्हाट हैपेंड इज कि इन लोगों ने बोला कि यार फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव, बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव, अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत हाईली ड्यूरेबल है, कस्टमर के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हमारे लिए तो घाटा है। बिकॉज अगर हम एज अ ब्रांड कस्टमर को लत नहीं लगाएंगे, आदत नहीं लगाएंगे ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस समय पे दे बिकेम ब्रूटल। द वेरी फर्स्ट थिंग विच दे डिड वाज, जो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपना पूरा दिमाग लगा के करते थे, बिकॉज एथिकल लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो भी सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाएगा उसको सज़ा दी जाएगी।
कैन यू जस्ट इमेजिन द एगोनी, उस बंदे का दर्द जिसने पूरे जीवन भर इंजीनियरिंग सीखा ये सोच के कि मैं हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और ये चीज़ अगर मैंने बना दी तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो उन्हें फोर्स किया गया कि आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाओ। फिर उन्होंने दूसरा कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको कहते हैं, वही प्लान्ड ऑब्सोलेंस प्लानिंग के अंदर था, उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। दवाइयाँ पहले 20-20, 25-25 साल तक रहती थी। दे मेड अ कंसेप्ट कि बॉस 25 साल तक अगर दवाइयाँ रह गई एलोपैथिक मेडिसिन तो वापस तो कोई खरीदेगा नहीं। सो लेट्स ब्रिंग द कंसेप्ट कि भैया 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा कंसेप्ट लिया है कि मेक श्योर दैट प्रोडक्ट पे हम एक एक्सपायरी टैग लगाने लग जाए। सो द फर्स्ट थिंग, उन्होंने प्लान्ड ऑब्सोलेंस का प्लानिंग करा। ब्रांड्स ने पहला मैनिपुलेशन वहाँ से चालू करा। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, जो एक कस्टमर का कमर्शियल बिहेवियर था उसको उन्होंने इंड्यूस करना शुरू कर दिया कि बॉस आपकी वॉशिंग मशीन तो ख़राब हो गई, अब आपको नहीं चाहिए। आपके घर का सामान ख़राब हो गया, अब आपको नहीं चाहिए। वॉशिंग मशीन तो बाद में आई, बट स्लोली दिस इज़ हाउ दे प्लान द फर्स्ट मूव। फिर उन्हें बोला कि सिर्फ इससे चीज़ से नहीं होगी, बिकॉज उस समय पे, बिकॉज फिर 1929 का ग्रेट रिसेशन आ चुका था, तो लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि लोगों के पास जो अब धीरे धीरे नौकरी करना शुरू कर रहे हैं उनके पास सैलरी की कमी है। सो दे जॉइंट हैंड्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो कंसेप्ट लिया है क्रेडिट कार्ड और लोन्स। उन्होंने सपने बेचने शुरू किए। आपकी जेब में सिर्फ $100 है, आपको $1000 की चीज़ चाहिए, कोई बात नहीं, आप आइए हमारे पास, हम आपको लोन देंगे, आराम से ज़िंदगी भर इंटरेस्ट पे कीजिए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। लिटिल डिड द पीपल डू द मैथ्स कि बाय द एंड पीरियड जो हमको $100 की चीज़ थी वो खुद हमको $2000 की पड़ जाएगी बाय द टाइम दे एंड अप पेइंग द लोन। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्रेडिट का कंसेप्ट। एंड आज आप देखिए इंडिया जैसा देश, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग तो यूज़ करते हैं एयरपोर्ट लाउंज के लिए, बट आप मल्टीपल फैक्टर्स के चक्कर में देखिए किस तरह से यूज़ हुई। तो उन्होंने क्रेडिट का कंसेप्ट यूज़ करा। फिर उन्होंने बोला कि यार इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब हमको और बेचना है। सो दे बॉट द कंसेप्ट ऑफ सब्लिमिनल मार्केटिंग। अब इसको कैसे करते हैं कि ये इस हिसाब से आपके सबकॉन्शियस पे वर्क करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स डालेंगे जिसको बैठ के आप लोग सोचोगे कि यार हाँ यार इस चीज़ की तो मेरे को ज़रूरत है, ये तो लेना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको उसकी ज़रूरत कभी नहीं थी। आई विल टेल यू अ स्मार्ट वे हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। ये एक एक्स अमेजॉन की एम्प्लॉय ने बताया था। उसका जब इंटरव्यू किया गया, जो उनकी चीफ मार्केटिंग में बैठी रहती थी, तो शी सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अमेजॉन की एम्प्लॉय ने ये बताया कि जब भी आप चेकआउट पे जाते हैं तो चेकआउट के पहले जो बटन्स आते हैं उसका कलर भी आपके बिहेवियर पे हम डिसाइड कर रहे हैं। अमेजॉन इज अ डेटा ड्रिवन कंपनी। उन्होंने बोला हमने क्या सोचा, हमने देखा कि जब भी हम फ्लैश करते हैं कि भाई 40 रुपए की ये चीज़ है, हम ये देख रहे हैं कि वो 40 रुपए हम कौन से कलर पे दिखाते हैं जिससे इंडिया में महाराष्ट्र के कितने लोग उस चीज़ को बाय कर रहे हैं। आई एम गिविंग ए सिंपल एग्जाम्पल। ओह अगर हम ग्रीनिश कलर कर देते हैं तो ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ अ कलर रिजेम्बलेंस। तो अमेजॉन ने बोला कि भैया कोई अगर प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच रहा ले नहीं रहा, उसको ग्रीन कलर फ्लैश करके देखो। अब इतनी माइन्यूट सी चीज़ कोई नोटिस नहीं करता। देन उन्होंने बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति मेरी वेबसाइट पे ई कॉमर्स, आपके ऑडियंस से मैं एक चीज़ पूछता हूँ, देखना कमेंट्स में ये चीज़ बताएंगे कि कितने बार ऐसा होता है कि हम कोई एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं ई कॉमर्स पे, हमको साथ में वो कुछ और भी दिखाता है, पीपल बॉट दिस टुगेदर, आपने देखा होगा, करेक्ट? और हमको शायद उसकी जरूरत तब होती नहीं है। स्पेसिफिकली आप बुक्स लेंगे तो बुक आपको लेनी थी एक, बट फिर उसमें दिखेंगे कि बट पीपल ऑल्सो टुक दिस बुक, और अचानक से आपको पता नहीं क्या होता, आप देखते हो अच्छा 200 रुपये तो ज़्यादा है, एंड यू क्लिक दैट बाय। तो आपको लग रहा है कि ये आपका डिसीजन है, ये आपका डिसीजन कराया जा रहा है। यू डिडंट इवन रियलाइज द ब्रांड हैज टेक्निकली मैनिपुलेटेड यू। और एक एग्जाम्पल आज का दूं आपको, स्टारबक्स, क्योंकि मैं तो अभी कॉफ़ी पी के आया हूँ। आप जान क्या, स्टारबक्स किस चीज़ की कंपनी है बताइए? कॉफ़ी, करेक्ट। स्टारबक्स इज एक्चुअली अ बैंक। इट इज, बहुत लोगों को लगता है स्टारबक्स एक कॉफी की कंपनी है। स्टारबक्स एक अनरेगुलेटेड बैंक है। डू यू वांट टू नो कैसे? सो स्टारबक्स के अगर आप बुक्स खोल के देखते हैं, इंटरनेशनल बुक्स खोल के देखते हैं, तो स्टारबक्स के अकाउंट में $1.2 बिलियन फ्री कैश रिजर्व्स हैं, विच इज मोर देन 85% ऑफ द बैंक्स एट प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये कहां से आते हैं? बिकॉज स्टारबक्स रन करता है लॉयल्टी प्रोग्राम रन करता है स्टारबक्स। स्टारबक्स का सिंपल सा लॉयल्टी प्रोग्राम क्या रहता है कि बॉस, आप जैसे सब्सक्रिप्शन बेसिस रहता है, आप ये सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए।
इसके कारण आपको क्या होगा कि जब आप एक्स नंबर ऑफ कॉफीज ले लेते हैं तो आपको एक फ्री टॉल या ग्रैंड कॉफी मिलेगा, लेमन टी मिलेगा या कुछ इस तरह से। अगर आप और ले लेते हैं तो आपको एक और चीज मिलेगा। नोबडी डज द मैथ्स। ये फ्री आपको कब मिलेगा? जब आप 18 कॉफीज बाय करते हैं। और वो बर्गर या सैंडविच आपको कब मिलेगा? जब आप 30 बाय करते हैं। What people fail to count is कि जब वो 18 लेने जाते हैं तो वो ऑलरेडी स्टारबक्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुके रहते हैं। स्टारबक्स डिड अनदर मैथ्स। स्टारबक्स ने बोला कि हर साल हमें लॉयल्टी प्रोग्राम देते हैं, उसकी एक एक्सपायरी होती है, प्लान्ड ऑब्सोलेंस। तो उन्होंने बोला हर बार की एक्सपायरी तक, क्योंकि इतनी कॉफी, अनलेस यू आर अ रेगुलर ट्रैवलर लाइक मी कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो, और अगर स्टारबक्स का शौक है तो आप पी रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग नहीं है। मैं जितनों को जानता हूँ मेरी सर्कल में इतना ट्रैवल नहीं करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहीं से हमारे पास $300 मिलियन का फ्री कैश बच जाता है अनयूटिलाइज्ड। और एक उनने कैच लगाया हुआ है। उन्होंने कैच क्या लगाया हुआ है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अगर डॉलर टर्म्स को आईएनआर के हिसाब से बात करूं कि भाई आपके पास आपके कार्ड में जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इसमें बचे हुए हैं 400 रुपए। अब मिनिमम वो बोलेंगे कॉफी आपको लेनी है 550। अब जब आप रिचार्ज करने जाओगे तो सिर्फ 550 का नहीं कर सकते हो, यू हैव टू अगेन रीफिल फॉर द एंटायर ईयर वाला। सो ये कर करके स्टारबक्स ने $1.2 बिलियन का फ्री कैश रिजर्व्स कर लिया। नाउ जस्ट इमेजिन, उनने अपना डेटा पॉइंट्स निकाला, बोले कोई रिफंड तो इसमें है नहीं, कोई पॉलिसी है नहीं, मतलब बेसिकली ये पैसा हमारा है, प्लस अनरेगुलेटेड है क्योंकि ये टेक्निकली बैंक तो है नहीं। अगर बैंक होता तो ऐसी सीन के पीछे पड़ती कि भैया ये तुम आप कैसे कर रहे हो, कहाँ है कासा का। इन्होंने तो बोला ही नहीं, दिस इज अ रॉयल्टी प्रोग्राम एंड दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर डूइंग दीज गेम्स। ये तो मैंने सिर्फ आपको स्टारबक्स का एग्जांपल दिया। सेम विथ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के फाउंडर से पूछा गया कि बॉस आपका सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? स्वाभाविक सी बात है, लोगों ने सोचा होगा अमेजॉन होगा, भारत में लोगों ने सोचा होगा ऑल्ट बालाजी होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली द आंसर वाज हमारा मेन कंपटीशन है लोगों की नींद। आवर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज देयर स्लीप। सो वहां पर उन लोगों ने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। सो दिस मैनिपुलेशन साइकिल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस। मैंने प्लान्ड ऑब्सोलेंस से आपको बताया कि कहां से इसकी लेयर बाय लेयर चल रहा है और आज भी चल रहा है। कंज्यूमरिज्म को इतना बढ़ाया गया है, आप जान के हैरान हो जाओगे। आई एम नॉट नेमिंग, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स विच ब्रांड, वेरी फेमस ब्रांड्स, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस आई एम नॉट नेमिंग द ब्रांड्स। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं एंड वी नो हु आर द चैंपियंस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जो इसमें सबसे बड़ा चैंपियन था सॉफ्ट ड्रिंक का, उसने देखा कि यार मेरा सेल्स थोड़ा सा लो हो रहा है। क्यों? अचानक से 80s के आसपास वापस एक रेवोल्यूशन चला जो हर बार आता है कि शुगर आपका दुश्मन है। और ये तो क्या होता है, शुगर ड्रिंक्स ही होती हैं, तो शुगर आपका दुश्मन है तो थोड़ा सा ही हो गया। एंड देन कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आप प्लास्टिक बॉटल की पैकेजिंग देते हो, ठीक है, तो प्लास्टिक बॉटल में अगर आप पैकेजिंग दे रहे हो तो उसके कारण एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आपकी ऑडियंस को मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि एट प्रेजेंट जब हम ये बात कर रहे हैं, प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, पर सेकेंड 1.2 टन ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। पर सेकेंड की बात कर रहा हूं। एंड फॉरगेट अबाउट प्लास्टिक, दूसरा जो सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, 15 मिलियन क्लोथ्स एवरी ईयर वेस्ट वापस जाते हैं और ये जाते हैं घाना जाते हैं, वहां पे इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। 15 मिलियन कपड़े, ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी ने बोला कि यार ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है हमारा तो सेल्स डाउन होगा। सो दे केम अप विद अ कैंपेन। उन्होंने पीछे लगा दिया बहुत सारे पेड़ पौधों वाला अपने कैंपेन के टाइम पे कि वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैंपेन, तो अगले बार प्लास्टिक फेंको मत, हमें दे दो, हम रिसाइकिल करेंगे। सो लोगों ने भी सोचा, मैनिपुलेट वापस किया गया। यार अगर प्लास्टिक को, क्योंकि साइंस में इतना पढ़ा है कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कुछ 10,000 साल 15,000 साल लग जाते हैं, तो ये तो हमारे काम की चीज़ हो जाएंगी। पीपल स्टार्टेड बाइंग। द सैड फैक्ट इज कि हमारी पूरी दुनिया में ये जितनी कंपनियां बोल रही हैं कि हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे, टोटल प्लास्टिक जो प्रोड्यूस होता है उसका केवल 10% रिसाइकिल होता है, ओनली 10%। वेयर इज अदर्स गोइंग? ये सब जाते हैं, आपने देखा होगा, समुद्र की लाइफ खराब हो रही है, पानी में फेंके जा रहे हैं, डिकम्पोज होते नहीं है, सालों साल चलते हैं। देन वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट माइक्रो प्लास्टिक जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो एडिशनल हार्म कर रहे हैं। सो ये क्या करा उनने, तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? अब मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, दे कैन मेंशन इन द कमेंट्स, अगले बार जब आप कोई भी रिटेल दुकान पर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, शॉपिंग पर जाएंगे, तो देर इज़ अ कंसेप्ट जो बेचारे लोगों को नहीं पता, इसको कहते हैं ग्रीन वॉश। लोग पहले ब्रेन वॉश करते थे, ब्रांड्स करती है ग्रीन वॉश। एथिकली देखा गया है, जब भी कहीं पर ग्रीन कलर लगाया जाता है एस्थेटिक बढ़ जाता है, जैसे आपके पीछे एस्थेटिक बढ़ गया है ग्रीन कलर के चक्कर में, ठीक है। ग्रीन कलर लोग मतलब सबकॉन्शियस उनका वो रिफ्लेक्ट करता है समथिंग ऑर्गेनिक,
समथिंग नेचुरल। इसलिए आप देखोगे जितने भी हेल्दी बेस्ड बिस्किट्स, हेल्दी बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे, दे ट्राई टू यूज ग्रीन कलर समवेयर। वो एनवायरमेंट से उसको रिलेट कर देते हैं, उसका एनवायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। एड्स जब शूट होते हैं तो ग्रीन वॉश में क्या करते हैं, या तो एनवायरमेंट दिखाते हैं या तो हमारे देश में मदर को दिखा देते हैं, माँ का सुझाया हुआ, माँ का बताया हुआ, बिकॉज इंडियंस आर इमोशनली वेरी कनेक्टेड टू द कंसेप्ट ऑफ मदर, तो वो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से राहुल भाई कि आज के समय पे एक इंसान को इतने तरीकों से मैनिपुलेट करा जा रहा है जो उनको भी नहीं पता। Another bigger brand, just to end up this conversation over this, because मैं कहने का तो बहुत कुछ मुझे तो मजा आ रहा है अभिषेक भाई। मैं तो इनफैक्ट आपको एक सेकंड के लिए ये बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने कैट जीमैट क्लियर करने के लिए इतनी मेहनत करी थी, आईआईएम में जाके हमने एक्चुअली जो आप बता रहे हो ना वही पढ़ा है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि पॉडकास्ट जो है अभिषेक भाई ये कितने वैल्यूएबल है। मतलब इंटरेस्टिंगली जो प्रोफेसर्स चीजें बताते थे वो आप कैमरे के सामने लोगों को इतना इजीली बता रहे हो। तो अगर किसी को वो नॉलेज गैदर करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को पढ़ना है, आई थिंक एक पॉडकास्ट जो है वो आपके एब्सोल्युटली नॉट जस्ट मी, आप भी जैसे बाकी गेस्ट जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, दिस इज पर्टिकुलरली राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव, इंसान कैसे परसीव कर रहा है। अभी जैसे एक ट्रेंड चलता है, देन अगेन आई विल कम टू दिस थिंग बिकॉज यू रेज दिस थिंग, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार पॉडकास्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने सुना होगा पॉडकास्ट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। वहीं पर कुछ अच्छे लोग होते हैं जो पॉडकास्ट देखते नहीं है, लाइक करते हैं उनको, इफ दे लर्न समथिंग दे लाइक, दे कमेंट, बिकॉज दे नो कितना एफर्ट जाता है, नॉट जस्ट ऑफ द गेस्ट, इवन एज अ होस्ट दे रियलाइज व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ अ लाइक ऑल्सो। सो अब वो पर्सपेक्टिव का एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो क्या होता है कि एक बार एक चीज़ होती है कि दो दोस्त रहते हैं, दो दोस्त आराम से जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, लेह लद्दाख में एक जगह पर बैठते हैं, ठीक है। एक बंदा रहता है जिसका हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहता है हर चीज़ को लेके, और एक होता है पॉजिटिव। वो देख के सूरज को देख के बोलता है, सूरज होता है और एक बिल्कुल मल्टीपल कलर्स दिखते हैं बादलों में, बहुत सुंदर दिखता है। वो बोलता है यार क्या नज़ारा है यार, देखो इतने इंद्रधनुष जैसा दिख रहा है, कितना बढ़िया है। दूसरा बोला क्या है, धूल है, धूप है, बेकार सी चीज़ है। सो यू सी द पर्सपेक्टिव, वन दोनों सेम सिचुएशन पे है, वन इज एक्चुअली एंजॉइंग दैट पर्सपेक्टिव। तो सेम विद पॉडकास्ट, अगर आप लर्न करना चाहो तो आप बहुत चीज़ें, एंड मैं तो हमेशा ये चीज़ कहूँगा राहुल भाई कि आप किसी का भी पॉडकास्ट देख रहे हो, हमारा देखो, किसी का भी देखो, आप दुनिया का मत सुनो कि गलत बोला सही बोला, आप जाके खुद की स्टडी कर लो ना। When you will go, I'll say people should go and Google planned obsolescence क्या होता है। 1925 की जो बात करी उसको फीबल ग्रुप बोलते हैं, आप जाके सर्च करो फीबल कार्टेल क्या था, क्या कोई ऐसा बल्ब है जो 100 साल से ज़्यादा जल रहा है, आप जाके चेक करो। आजकल तो वो क्या आ गया जिससे सब असाइनमेंट्स बनाते, चैट जीपीटी, हर कोई वो कर रहा है, आप जाके वो चेक करो। एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर राइट। सो एनीवेज आई विल कम टू, बोलने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। सो ये ब्रांड्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो ब्रांड्स हैव मैनिपुलेटेड इन वेरियस वेज। एंड इसमें एक और अगर मैं चीज़ कहूँगा कि ये जो पूरी तरह का मैनिपुलेशन है, ये जैसे मैंने कहा एजेस से चल रहा है। अगर प्रेजेंट डे का मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा मैनिपुलेशन इज हैपनिंग थ्रू सोशल मीडिया। मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा, इंसिस्ट करूँगा, अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय, अगर है तो वहाँ पर जाके एक सीरीज देखिए, सोशल डिलेमा। दिस इज अराउंड हाउ द एंटायर सोशल मीडिया लैंडस्केप इज मेसिंग अप योर ब्रेन। मैं छोटा सा अगर आपको बताता हूँ कि वहाँ पर एक्स एम्प्लॉयज ऑफ गूगल, फेसबुक एंड मतलब मेटा हो गया, उसके बाद आपके इंस्टाग्राम हो गया, इन सबको बिठाया गया। इनको काम दिया जाता था कि बॉस तुम्हारा काम केवल ये है कि कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के ना जा पाए। कलर उस हिसाब से बनाया जाता है इंस्टाग्राम का ताकि आप बार बार क्लिक करो। मैं एक सिंपल सा एक्टिविटी दे दूंगा, लोग आप जाओ, आजकल तो हर फोन में, चाहे आईफोन हो नॉर्मल फोन हो, उसमें आपका वो टाइम स्पेंड आ जाता है ना, आपने कौन से ऐप में किया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का आप लोगों का देख लो कितना आता है। ये पॉडकास्ट जा रहा है यूट्यूब पे, लेकिन आप इंस्टाग्राम का देख लो, आई बेट मोस्ट ऑफ देम विल हैव एटलीस्ट मोर देन 40 मिनट्स। आई वॉन्ट देम टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर कितने मिनट का आ रहा है उसमें इंस्टाग्राम का। तो यू वुड रियलाइज इट्स वेरी बिकॉज, और इसका आफ्टर इफेक्ट नहीं समझ रहे हैं जो आजकल हम बात कर रहे हैं। राहुल भाई अगर हम लोग अपने टाइम की बात करें तो इतना सारा डिप्रेशन और ये सब कंसेप्ट नहीं सुने थे अपन ने, सुसाइड और ये सारी चीज़ें लास्ट कितने सालों से बढ़ गया अगर मैं बताऊंगा, ये 2009 के बाद से धीरे धीरे करके बढ़ा हुआ है, क्योंकि तब से आने लग गए सोशल मीडिया का क्रेज़। एक बार स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर है, उनसे पूछा गया कि अगर कोई एक चीज़ है जो आपने घर के किसी बच्चे को नहीं देना चाहोगे तो वो क्या है, वो बोले आईफोन में बनाता हूँ, टैब में बनाता हूँ, ये दोनों चीज़ नहीं दूंगा।
बिल गेट से पूछा गया कि आप अपनी बच्चे को क्या नहीं देना चाहोगे, बोले 15 साल की उम्र तक इसको फ़ोन नहीं पकड़ाने वाला, बिकॉज दीज पीपल न्यू कि भैया सोशल मीडिया का डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है। अगर आप जाते हो तो एडोलसेंट से लेके जो ये 18 to 30 का ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी 200% ग्रो हो गया सोशल मीडिया आने के बाद। अगर आप डिप्रेशन की बात, और क्यों नहीं होगा, बिकॉज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में एक चीज़ होती है उसको कहते हैं फिल्टर। इंस्टाग्राम में आपको सबकी फिल्टर्ड लाइफ दिख रही है, कोई दुखी नहीं, उधर सब कोई सुखी है, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। इंटरेस्टिंगली आप जिस कपल को देखते हो जो सबसे ज़्यादा खुश है, आपको पता नहीं है बैक ऑफ द माइंड वो डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी। तो वो लोग मैन्युपुलेट कर रहे हैं क्योंकि इनका काम ही आपको कितने देर उस प्लेटफॉर्म पे रोका जा सकता है। आपको क्यों लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे आपके फीड पे बहुत ज़्यादा अश्लील चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि पीपल वांट टू कंज्यूम सॉफ्ट पॉर्न, और वो लोग वो दिखाए जा रहे हैं और यूथ का दिमाग खराब हो रहा है। अब उधर ही उससे बचने का एक ही तरीका है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिसाइड करना है कि बॉस व्हाट इज माय प्रायोरिटी इज लर्निंग, शट दिस थिंग अप। आप थोड़े टाइम कंज्यूम करो मॉडरेशन में, यू कम डाउन टू यूट्यूब, वॉच पॉडकास्ट, लर्न थ्रू बुक्स, दीज आर द वेज। सो दिस इज पर्टिकुलरली हाउ दिस एंटायर वर्ल्ड हैज बीन मैनिपुलेटेड। वंडरफुल, बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट जा रहा है अभिषेक भाई। मैं खुद भी शायद इस पॉडकास्ट को 2 बार 3 बार देखने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर और भी आगे जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। एक बार बिलियनर्स की बात करते हैं। बिलियनर्स में भी जो ऊपर वाले स्केल के लोग हैं जिनके पास मोटा पैसा है, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था अभिषेक भाई कि कुछ बिलियनर्स ऐसे हैं जो अपने डेथ के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स का या खुद के ऑर्गन्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। स्पेशली आई थिंक यूएस में ये हो रहा है। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें। अब इसको ना मैं, द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो आपने बहुत सही इस चीज़ को किया, मैं अगेन एंशिएंट हिस्ट्री से इसको करता हूँ। अभी तक तो हम सिर्फ 20s तक जा रहे थे, अब मैं सीधे निकल जाता हूँ 7,000 साल पहले, 14,000 ईयर्स पहले निकल जाता हूँ। वाई आई एम कॉलिंग इट एंशिएंट हिस्ट्री, बिकॉज मुझे माइथोलॉजी नहीं लगती, आई एम टॉकिंग अबाउट रामायण। ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें जो बिलियनर्स कर रहे हैं ना, लोग हैरान हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग जो दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी हैं, ये सारे चैप्टर्स भारत से निकालते हैं। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमें ही अपनी इतनी बड़ी धरोहर के बारे में नहीं पता है। हम लोग जब तक वो गोरी चमड़ी आपको हमको वैलिडेशन नहीं देती है, तब तक हम मानते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जब रावण की मृत्यु हो गई थी, बैटल फील्ड में पड़े हुए हैं, तो विभीषण थे, विभीषण को राजगद्दी दे दी गई। राम जी ने विभीषण को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनका अंतिम संस्कार अच्छे से करें विथ ऑल द रिचुअल्स। क्यों? क्योंकि वो शिव भक्त थे, बहुत सबसे बड़े शिव भक्त थे रावण। तो बोले अच्छा ठीक है करेंगे। विभीषण जैसे ही अपनी गद्दी संभाले, बिकॉज ऑफ पावर एंड ऑल दोज थिंग्स, वो भूल गए। सो रावण की बॉडी वहीं रह गई थी। बट देन रावण के काफ़ी लॉयल लोग थे, नागलोक के लोग बोलते हैं, सरपेंट्स थे जो उनके काफ़ी थे, वो उनकी बॉडी को लेके चले गए। क्यों? बिकॉज जो कंसेप्ट हमने इजिप्ट में सुना है ममीफिकेशन, कि ममीज क्यों बनाए जाते थे, बिकॉज उनका भी ये प्लान रहता था कि आफ्टर 1000 ईयर्स या 10,000 ईयर्स वी कैन रिवाइव, वापस जिंदा कर सकते हैं उन ममीज को। ये लोग लेके गए। कुछ लोगों को लगा ये ब्लफ है। आप अगेन जाइए, सर्च कीजिए, श्रीलंका में देयर इज़ अ केव, एंड श्रीलंका के गवर्नमेंट के खुद के लोग वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर रावण की बॉडी प्रिजर्व्ड है। सो देयर इज़ अ कैस्केट मतलब वो जो ताबुक बोलते हैं, स्टोन्ड ताबुक है। सो दैट इज क्लोज टू सम 15 फीट, 15 फीट बड़ा है, जिसपे कि उन्होंने पूरा सारी चीज़ें करी, हनी के साथ जो भी उधर अवेलेबल था उसको रखा गया, और माना गया 10,000 साल बाद, सम पीपल से कलयुग के एंड के बाद या समथिंग लाइक दैट, वो वहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। और ये कौन करेंगे? एक्चुअली उस समय पे कोशिश करी थी, कुछ ऋषि लोग आए थे। देयर इज़ वन एस्पेक्ट विच सेज कि कुछ ऋषि लोग आए थे रावण को जिंदा करने के लिए, बट फेल हो गए। तो बाद में बोला गया था कि ऋषि मार्कंडे जी जो हैं, जो मृत्यु, जो जिनको इमॉर्टलिटी का वरदान मिला था बाय लॉर्ड शिवा, बिकॉज उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र किया था, तो उनको वापस रिवाइव किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर पूरी बॉडी को वहाँ पे सेव किया गया है। ठीक है, सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग, कि एक ऑर्गन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, मतलब हिस्टोरिकल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये प्रिजर्वेशन वाली जो बात कर रहे हैं, ऑर्गन प्रिजर्वेशन बोले, बॉडी प्रिजर्वेशन बोले, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। इनफैक्ट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस थिंग कि नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग वाज आल्सो बीन डन, बट बिफोर टेलिंग दैट मैं आज की बात करता हूँ कि ये प्रिजर्व क्यों किया जा रहा है। सो इसकी शुरुआत जो लोगों ने मेन स्ट्रीम में बात शुरू करी है वो तब हुआ था जब हमारे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स, अभी वापस थोड़ा सा खिसक गए, एलॉन मस्क इस चीज़ को कंसेप्ट लेके आए। एलॉन मस्क का कंसेप्ट लेके आए न्यूरालिंक, अगर आपने सुना होगा न्यूरालिंक, एक चिप लगाने का।
सो उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक चिप के थ्रू ब्रेन की ही मेमोरीज को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर लिया जाता है. सो जिन लोगों को नहीं पता, न्यूरालिंक में एक जो कॉइन होता है, 2 रुपए का कॉइन पकड़ लो, उतना बड़ा एक चिप रहेगा जो आपके यहाँ पर एक इम्प्लांट किया जाएगा सर के ऊपर, एंड उसके अंदर आपकी सारी मेमोरी स्टोर रहेंगी, सारा एट्रीब्यूट स्टोर रहेगा. तो क्या होगा कि लेट्स से राहुल भाई जैसा यूनिक इंडिविजुअल और कोई है नहीं, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग आज ने तो कल आपकी मृत्यु होनी है, यू आर गोइंग टू बी डेड. बट इफ आई वांट टू प्रिजर्व द एक्चुअल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेंटल वेवलेंथ, तो उस चिप के थ्रू मैं उस चीज़ को सेव कर सकता हूँ. वो पूरा डेटा को, मदरबोर्ड आप समझ लीजिए, पूरे तरीके से उसको सेव करेगा. इसका हैरान करने वाली बात कब आई थी कि 2023 के आसपास सीन ये था कि इलॉन मस्क ने तो बोल दिया था कि भैया हमने पहला टेस्ट कर लिया एक जन पे, बट नाम नहीं बताया था पेशेंट का. बट देन सडनली दिस बिकेम वायरल बिकॉज एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो इधर बैठा हुआ है, सामने बैठा है, सामने कंप्यूटर पे चेस चल रहा है, वो चेस खेल रहा है विदाउट मूविंग हिज हैंड्स. एंड लोग हैरान है, क्यों? क्योंकि ये बंदा तो पैरालिटिक है. तो ये कैसे हो रहा है? केवल मन की शक्ति से. सो न्यूरालिंक से देर सेड कि हम मेमोरीज को सेव करेंगे, ब्रेन्स को सेव करेंगे, बट देर इज अगेन वेस्टेड इंटरेस्ट बाय द बिलियनर्स. क्या है? जैसे न्यूरालिंक का एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सब पे फिट हो गया, हम लोग भी खुशी खुशी हैं, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है. लेकिन जस्ट इमेजिन, इसका एक्चुअल हाथ किसके पास है? बिलियनर के पास है. किसके पास? एलॉन मस्क. अभी तो चलो उसने फ्री में सब में इम्प्लांट कर दिया, कल को पहले उसने डिसाइड किया अब ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, $1,500 दो, तभी जाके आपको ये मिलेगा. पहले तो आप दे रहे हो कमर्शियल. दूसरी चीज़ है, उसने मैनिपुलेट कर दिया, उसने दूसरे ब्रांड्स को जाके बोला कि भाई मैं तो अब सीधे लोगों के दिमाग पे बैठा हुआ हूँ. जस्ट इमेजिन, आप अपना कुछ सोच रहे हो, मान लो राहुल भाई सोच रहे हैं कि यार मैं भी स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहा हूँ, और अचानक से आपको एक ऐड आ जाता है यॉट का, यूट्यूब एड्स जैसे आते हैं वो आ जाए. क्यों? बिकॉज कंट्रोल तो उसके पास है. सो इसको पिच ऐसा किया जा रहा है, जो भी, चाहे ब्रेन हो, चाहे आपके हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे आपके ब्रेन ट्रांसप्लांट हो. आपको एक इंटरेस्टिंग और चीज़ बता दो, विद द एडवेंट ऑफ AI, आई डोंट नो इफ यू नो, अब ये बताया जा रहा है कि अभी तक हार्ट ट्रांसप्लांट तो हो चुका है, हार्ट ट्रांसप्लांट तो पता है, अब ब्रेन ट्रांसप्लांट्स भी हो जाएंगे. आपने सुना होगा कि देयर वुड बी रोबोज AI ड्रिवन, जो कि बिल्कुल आपके ब्रेन के डाइसेक्ट करके, क्योंकि उसको बहुत स्पीड में करना है और इस चीज़ को किया जाएगा. सो देयर आर ओनली 3 रीजंस व्हाई इन ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाएगा. पहला, इसको और कमर्शियलाइज किया जाएगा. दूसरा, बिलियनर्स वांट टू कंट्रोल योर एसेंस. एसेंस की अगर मैं एग्जांपल दूं, इसको थोड़ा सा मैं डिबेट कर रहा हूं ताकि ऑडियंस को और पर्सपेक्टिव मिले. मुझे एक चीज़ बताइए, बिल गेट्स सबको पता है दुनिया का रिचेस्ट फिलैंथ्रोपिक है. बिल गेट्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, आप बताइए सबसे ज़्यादा? मेन 2 चीज़ें. पहले तो जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, परफेक्ट. सेकंड, उन्होंने जो सोशल सर्विस करी थी, परफेक्ट. बट आपको जान के हैरानी हो जाएगी, एट प्रेजेंट बिल गेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स इन US. अब आप सोचोगे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक लैंड क्यों ओन कर रहा है? अगेन मैंने क्या बोला, हमेशा कंसेप्ट याद रखें, बिलियनर्स वांट टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट. ठीक है, क्योंकि वहीं से उनका पैसा बनना है, वहीं से उनका पूरी लेगेसी बननी है. बिल गेट्स सबसे ज़्यादा ज़मीन इसलिए ओन कर रहे हैं एट प्रेजेंट बिकॉज वो आपके प्रॉपर फूड सिस्टम में घुसना चाहते हैं. ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. वो ऐसी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, US में इट्स वेरी कॉमन, ताकि वो आपके पूरे सिस्टम में घुस सके. जस्ट हाइपोथेटिकली अज्यूम, कल को उतना दिमाग वाले व्यक्ति ने कोई ऐसा एक ऑर्गेनिज्म निकाला जिससे कि आपके जो इमोशंस होंगे वो हमेशा टेक ड्रिवन होंगे, कि आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर. आई एम गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. डोंट यू थिंक मैक्सिमम पीपल विल स्टार्ट बाइंग माइक्रोसॉफ्ट का स्टफ? या लेट्स से ही वांट्स टू एक्सपेरिमेंट. इनफैक्ट बिल गेट्स की जब आप पूरे पढ़ते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे उनकी फंडिंग हुई है, सबसे ज़्यादा उन्होंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग फूड्स में ही सबसे ज़्यादा आजकल पैसा डालना शुरू किया है. बिल गेट्स के ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि भारत में जब वो आए थे कुछ साल पहले, इन द नेम ऑफ फिलैंथ्रोपी, 15,000 लड़कियों पे टेस्ट किया गया, जिसमें से कि बहुतों की मृत्यु हो गई. इट वेंट अंडर रिपोर्टेड. Why? Because he owns the media also. And plus, गरीबों की क्या ही अहमियत है. Unfortunately, this is the harsh reality. गरीब कुचला जाता है हमारे भी देश में और पूरे विदेश में भी, इसलिए उनको गिनी पिग्स बना दिया जाता है. So, moral of the story is, बिलियनर्स हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब आपके सिस्टम को और एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे मैंने अभी GMO की बात करी. बट अगेन, वाई? बिकॉज हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जब आप जीन्स को चेंज करते हैं
तब आप मास्टर बनना शुरू हो जाता है। I'll give a very example again going to the रावण era, बड़ा इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी बोलते बोलते मेरे को एक याद आ गया, although that was not in my mind but अभी आया। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। एक बार रावण बैठ गए, 2 पहाड़ थे, रावण के साथ ऋषि अगस्त्य जी की कंपटीशन हो गई। वीणा आपको पता है, जो वीणा बजाते हैं, तो अगस्त्य जी ये एरोगेंस में आ गए, बोले लेट्स सी कौन माउंटेन को पहले मेल्ट करता है बाय जस्ट प्लेइंग वीणा। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो अरे बॉस, साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूवन दैट साउंड हैज़ एन एनर्जी। द स्मॉलेस्ट प्रूफ इज इफ यू गो आउटसाइड इंडिया, मे बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक आप ओपेरा का शो देखिए जहाँ पर वो लड़की जोर से गाती है, ग्लासेस कैसे टूट जाते हैं। आपने एटलीस्ट वीडियो में तो देखा होगा, ग्लासेस टूट जाते हैं। बाहर अगर बहुत जोर से बूफर बजता है और आपका ग्लास अच्छा नहीं है तो आपका कांच टूट जाता है। व्हाट इज इट शोइंग? साउंड ऑल्सो हैज एन एनर्जी। ठीक है, मैं ज़्यादा साइंटिफिक उसमें नहीं जा रहा हूँ बट एक बेसिक बता रहा हूँ। तो ये लोग पहाड़ मेल्ट करने बैठे हैं। रावण बोले ठीक है अब देखते हैं। अब रावण प्ले करे जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, मेल्ट ही नहीं हो रहा। और ऋषि अगस्त्य ने प्ले करते करते मेल्ट कर दिया। रावण इज शॉक्ड। वन गुड थिंग अबाउट रावण वॉज ही वॉज एन एविड लर्नर। ऐसे ही वो सबसे बड़ा भक्त नहीं बन गए थे शिव जी के। तो रावण पूछे भैया क्या सीन है? देन ही रिवील्ड इसके पीछे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इज लाइक अरे ये कैसे? सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हियर इज, जो ये वीणा प्ले कर रहे थे, इट वॉज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। रावण वॉज प्लेइंग अ नॉर्मल वीणा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी से बना था। ऋषि अगस्त्य वॉज प्लेइंग अ वीणा जो बना था वेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल कॉल्ड याली। व्हाट इज याली? याली एक ऐसा जीव था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था बाय मिक्सिंग 3 स्पीशीज, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एज वेल एज लायन। आप साउथ के टेम्पल्स में जाते हैं, अब याद कीजिए, आपको एंट्रेंस में एक दिखता है जो आपको लगता है ये शेर है, बट वो शेर नहीं होता है, वो याली है। आर यू एबल टू रिकलेक्ट? एक शेर जैसा बहुत सारे साउथ के टेम्पल्स में दिखता है, दोज आर यालीज, और हम लोगों को लगता है शेर है क्योंकि हमको हमारी हिस्ट्री नहीं पता। वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग, फिर रावण ने उनके वेन से वो चीज ली और वहीं से बना शिव स्त्रोदम, जो हम बोलते हैं ना शिव तांडव स्त्रोदम, वो रावण ने ही बनाया था। दैट वॉज अ गिफ्ट टू लॉर्ड शिव। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आप नमूना देखिए कहाँ से हो रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम आज बात कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा कब से कर चुके हैं। गणेश जी के साथ क्या हुआ था? दैट वाज अ हेड ट्रांसप्लांट। हम वहाँ तक अभी पहुँचे भी नहीं है। सो सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हिस्टोरिकली दीज थिंग्स हैव टेकन प्लेस। वाई? बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये कहीं ना कहीं हम मानवता की ना एक बहुत अच्छी आदत है, वो हमेशा अपने आप को और इवॉल्व करना चाहता है, और बेटर और बेटर और बेटर। तो ये बेटरमेंट के चक्कर में ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, फूड सप्लाई को अटैक भी किया जा रहा है, रिसोर्सेज को सेव किया जा रहा है, एंड इसी के चक्कर में एंड देन देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। अब अगेन आई वुड से कि इस पे भी हम बहुत डिटेलिंग में टॉक कर सकते हैं, पीपल सजेस्ट अ पार्ट 3, बट अभी के लिए दिस इज द ब्रीफ अबाउट व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग आउट देयर। वंडरफुल। अच्छा अभिषेक भाई, चाय पीते कॉफ़ी पीते साथ साथ एक नेचर की भी बात कर लेते हैं ना। थैंक गॉड कि हम लोग कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल है, या नॉर्मल है। तो बिलियनेयर्स की हम बात कर रहे थे, नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्या बेनिफिट है, लॉस क्या है सोसाइटी को? यार देखिए, इसके तो नुकसान ही है। ओके, एंड दे हैव बीन रूथलेस। पैसे कमाने के दौड़ में एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से भूल ही गए। इसको थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल देते हैं। आज से ठीक 6 महीने पहले न्यूज़ में खबर आने लग गई कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। क्यों ख़त्म होने वाली है? बिकॉज डीप सी क्रीचर्स सरफेस पे आने लग गए। आज से पहले कभी भी इतने ज़्यादा डीप सी क्रीचर्स आपको सरफेस लेवल पे नहीं मिले। दीज आर वेरी डीप, जहाँ तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा, ये वहाँ की बात है। अब फॉर एग्जाम्पल एक डेविल फिश करके होती है, उसका नाम डेविल फिश इसलिए रखा गया बिकॉज उसका शक्ल थोड़ा डेविल जैसा लगता है, राक्षस जैसा दिखता है। आप लोग सर्च करके देखेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन फिश, जो दिमाग जैसे दिखती है। सो ब्रेन फिश, सब लोग बोले यार ये इतने सरफेस लेवल पे क्यों आ रहे हैं। फिर कुछ कहानियाँ चली, लिवायथन करके का आएगा। लिवायथन इज अ एंशिएंट क्रीचर जो कि 150 फीट से भी ज़्यादा बड़ा है। 150 कम बोल दिया आई थिंक सो, कुछ लोग बोलते हैं 70 माले की बिल्डिंग जितना बड़ा है, ऐसा क्रीचर है जो आके सबको खाएगा, व्हाटएवर इट इज़। अब ये लोगों ने इसको मिस्टिकल एलिमेंट से लगाया, लेकिन देयर इज अ साइंटिफिक रीज़न। क्यों? पहला मैंने प्लास्टिक की बात करी।
प्लास्टिक के इतने सारे साल लग जाते हैं डिग्रेड होने के लिए। जो प्लास्टिक का वेस्ट डंप हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे एसेंशियल चीज़ें जैसे सनलाइट हो गया, बहुत सारी चीज़ें को परकोलेट होने नहीं दे रहा है नीचे तक। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड इज माइनिंग। जो डीप सी माइनिंग हो रहा है, जो काफ़ी सारे बिलियनर्स अपने ग्रीड के चक्कर में कर रहे हैं, उसके चक्कर में कन्फ्यूजन हो रहा है। तीसरा, आप 20 साल पहले के जाके विजुअल्स देखिए, कितने हमारे बोट्स एंड शिप्स रहते थे ओवर द सी लेवल, एंड आज कितने हैं। तो ये जो सोनिक रेस भेज रहे हैं ये कहीं ना कहीं फिशेस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर रहे हैं, जो मरीन लाइफ है उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसी के चक्कर में ये सारे मरीन वाले धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं, जो बहुत मैरियाना ट्रेंच हमने कभी भी पूरे तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। लास्ट टाइम लोगों ने इसके बारे में कब सुना होगा, वो एक मूवी थी एक्वामैन, उसमें सुना होगा कि मैरियाना ट्रेंच में जा रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पार्ट में बात करी गई थी। बट दीज आर रियलिटीज़। हम उतने लेवल तक गए नहीं, हमने समुद्र को 95% एक्सप्लोर करा ही नहीं आज तक। सो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज बिलियनर्स का ग्रीड है, वो माइनिंग नहीं रोक रहे, वो प्लास्टिक का वेस्ट डंप करना नहीं रोक रहे, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितने भी रूल्स बना लो वो फ्लॉज निकाल रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाटर बॉडीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेकेंड, बिलियनर्स बहुत स्मार्ट भी हो गए। क्या आपको पता है, एक रेंजेक, आई माइट बी रॉन्ग, पीपल कमेंट्स में बता सकते हैं, वो कपल का नाम है, रेंजेक है या रेनवर ऐसा करके हैं, रेनवर कपल या रेंजेक कपल करके हैं। ये पता है दुनिया के रिचेस्ट फार्मर्स हैं। एंड डू यू नो दे ओन, वो क्या ओन करते हैं? एक बिलियनर क्या ओन करना चाहता है? या तो वो माइंस ओन करना चाहते हैं या तो ऑयल ओन करना चाहते हैं। दे ओन वाटर। कैलिफोर्निया का मैक्सिमम वाटर ये कपल ओन करता है। अब बोलेंगे वाटर क्यों ओन करते हैं? क्योंकि अगेन इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये लोग सबसे, मैंने क्या बोला, सबसे रिचेस्ट फार्मर्स हैं। ये क्या उगाते हैं? ये पिस्ता बादाम उगाते हैं, और पिस्ता बादाम के लिए सबसे ज़्यादा वाटर लगता है। एक एक बार आप जब पिस्ता लगाते हैं तो एक एक गैलन ऑफ वाटर लग जाता है। अब इतना ज़्यादा पानी की तो ऑलरेडी स्कैरसिटी हो रही है, कहाँ से आएगी? सो 1994 में इन कपल्स ने जाके कैलिफोर्निया में, जहाँ पर कि स्ट्रिक्ट रूल्स था कि किसी भी तरीके से ये सारे रिजर्व्स हम किसी को नहीं देंगे, उन्होंने जाके, जो बड़े लोग पॉलिटिशियंस के साथ करते हैं, आप तो समझदार हैं, इंडिया में रहते हैं और ये नहीं समझो तो आप कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने वही चीज़ करी। अचानक से कैलिफोर्निया स्टेट के रूल्स ही चेंज हो गए वाटर को लेके, और इनके पास कस्टडी मैक्सिमम वाटर रिजर्व्स की आ गई। और इसीलिए आपको ध्यान होगा, आज से ठीक कुछ महीने पहले एक बहुत वाइल्ड फायर कैलिफोर्निया में हुआ था, जो सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था। उस पर बहुत लोगों ने इन पे भी ब्लेम किया था कि भाई तुम्हारे चक्कर में ड्रॉट आ रहा है, तुम्हारे चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें इधर बच जा रही है, जिसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही। ऑल्दो उन्होंने उस चीज़ को भी डॉच कर लिया। सो बिलियनर्स अब तेल या आयरन ये नहीं खरीद रहे, वो लोग पानी खरीद रहे हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि अगला विश्व युद्ध होगा तो वो ये पुतिन चाचा और इनके चक्कर में होगा, पानी के चक्कर में होगा। सबको पता है वाली चीज़। तो वो इस तरह से इस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दे हैव नॉट स्टॉप्ड ओवर हियर। प्लास्टिक्स का मैंने आपको बताया कितना टन्स ऑफ प्लास्टिक इज गोइंग वेस्ट। आप लोग, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। फ़ोन कौन सा है वो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, मैं नाम नहीं बोलूँगा। एक बात बताइए कि आपने पहला फ़ोन कितने साल पहले अंदाजन यूज़ किया होगा राहुल भाई? सेल फोन की बात कर रहा हूँ। पहला फ़ोन अभिषेक भाई मैं क्लास 12th क्लियर करा था, उसके बाद में जब तो अप्रॉक्स कितने साल होंगे अंदाजन? एक साल बता दीजिए। 20-22 साल। 20-22 साल पहले। अब डिफरेंस देखिएगा, और लोग भी जो देख रहे हैं आप रिलेट कीजिएगा, जिनने भी पहले से लिया। 20 साल पहले जब आपने एक फ़ोन लिया था, उस फ़ोन पे कुछ खराबी या कुछ होता था तो आप पीछे का कवर खोलते थे, बैटरी निकालते थे, उसके बाद चेक करवाते थे, ये करते थे। आज आपके पास जो भी फ़ोन है, क्या आप उसको घर पे बैठ के उसके पीछे का कवर विदाउट यूजिंग पेचकस आप निकाल सकते हैं? सारे फ़ोन्स देख लीजिए, मैक्सिमम फ़ोन्स नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़, पहले जब आपने शुरू किया होगा तब तो हम तार वाले ईयरफोन्स यूज़ करते थे, वो 2-2, 4-4, 5-5 साल चलते थे। आजकल जितने भी आप जो भी कान में लगाते हैं ब्लूटूथ डिवाइस, 18 मंथ्स बाद आप देखिए उसकी क्या हालत होती है। भले ही आपने उसको सजा के बहुत अच्छे से रखा है, बट अगर आप रेगुलर यूज़ करें 18 मंथ्स के बाद कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है, या तो बैटरी जाती है, तो ये भी क्या है? दिस इज़ अगेन ये बिलियनर्स का प्लान है। जो प्लान्ड ऑब्सोलेंस की मैंने बात करी थी, वही चीज़ है। एक बार हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जो सबसे वैल्यूएबल और मैन्युफैक्चरर है इन चीज़ों की, उस पर केसेस लगे। क्या केसेस लगे? कि भैया अब लोग रिलेट करेंगे, जब भी आज भी होता है, भले वो केस से वो निकल गए, जब भी उनका अपडेट आता है, अपडेट का मतलब क्या होता है कि आपका फ़ोन अपग्रेड हो जाए, बग्स को फिक्स कर ले, ये कर ले।
बट अपग्रेड करने के बाद फ़ोन स्लो हो जाता है और ऐसा लगता है क्यों ही अपग्रेड कर लिया। बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। क्यों होता है? अगेन इट इज़ प्लान्ड, क्योंकि भैया मॉडल तो हर 6-8 महीने में आजकल लॉन्च हो रहे हैं। तो जब तक आप पुराने वाले से परेशान नहीं होगे तब तक नया वाला कैसे लोगे? फिर वो लेके आएंगे अपना नया प्लान, रिप्लेसमेंट बेनिफिट 40% ऑफ मिल जाएगा अगर आप पुराना वाला लग के दे दोगे। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये ब्रांड्स क्या कर रही है, बिलियनर्स क्या कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू बनाने के लिए ही वो लोग नेसेसरीली प्लांट कर रहे हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसमें प्रकृति को क्या डैमेज है, पर आप ये सोचिए ना कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो मेडिकल ये जो डिवाइसेस हो गई, लेट्स से सीडीज पहले चलती थी जो पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो गई हैं, आपके पुराने फोन्स हो गए, ये सब कहाँ जाते हैं? ये साउथ अफ्रीका में जाके डंप हो जाते हैं। देर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे ये डंप हो जाता है। ऐसी कंट्रीज जो कि उन कंट्रीज के स्टेट लॉज हैं जो कहीं ना कहीं इतने स्ट्रिक्ट है नहीं, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पर इतने गद्दे गद्दे वहाँ पे पड़े हुए हैं। हम जूतों की बात कर रहे हैं। जूते आपको लगता है आप जब डिस्कार्ड कर देते हो, आप कचरे में डाल देते हो, तो भैया सही है, जूते के अंदर भी प्लास्टिक होता है। ये जाके कौन सी कंट्री के शोर पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे सड़ रहा है, एंड प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है। तो क्या इससे एनवायरनमेंट डैमेज नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। दिस इज अनदर वे थ्रू विच दे आर ट्राइंग टू। सो वाटर को इन्होंने डैमेज कर दिया। एयर की तो मैं क्या ही बात करूँ। आज प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि भारत की गर्मी में आप एयर कंडीशनर के बिना बैठो, लेकिन साइंस में हमने पढ़ा है कि हर एयर कंडीशनर पास करता है समथिंग कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन की लेयर को पूरी तरीके से डैमेज करती है। हम लोगों को उन्होंने इतनी ज़्यादा हैबिट लगा दी है कि आजकल एक एक घर में मिनिमम 3 एसीज लग रही हैं। यू वुड एग्री ऑन दैट? द पॉइंट इज, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर कि अनबेरेबल हो जाता है, वहाँ पर सही है, ज़रूरी है, बट आदत ऐसी लगा दी कि 24 घंटे लोगों के घर पे एसी चल रहा है। वाई? बिकॉज पीपल कैन अफोर्ड। जो भी लाइट बिल आए 3 महीने तो आना है गर्मी में, दे देंगे। बट क्या सिर्फ गर्मी में चलता है? नहीं, पूरी तरीके से। तो आरएंड भी डैमेजिंग। एंड फिर हम बोलते हैं यार ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, ये अचानक से अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स क्यों इतने मेल्ट हो रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? बिकॉज वी आरसेल्व्स आर क्रिएटिंग ऑल दिस ट्रैप। सो बिलियनर्स ने बेसिकली क्या कर दिया है, दे हैव फॉरगॉटन। उनको है कि भाई जब तक अपन है तब तक सारे रिसोर्स का हमको फ़ायदा उठाना है। उसके बाद अच्छा अभी एक बहुत बड़ी होड़ लग गई है कि भैया ईवी चल गया है, ठीक है, कि भैया हमने इसलिए ऑल्टरनेट निकाल दिया। उसमें भी आप देखिए बैटरी किससे बनती है? कोबाल्ट से बनती है। स्ट्रेंजली बैटरी का सबसे 70% से ज़्यादा जो होल्डिंग है वो चाइना के पास है। चाइनीज़ वाले एक कदम आगे ही चलते, 15 साल पहले से ही जाके उनने एक्विजिशन चालू कर दी थी। उनको पता था कि ईवी का सिस्टम आ जाएगा, तो उनने जाके पहले से हड़पना शुरू कर दिया, अगेन गिविंग अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज टू चाइना। तो वो आप खुद सोचो कि ये जो बैटरी होती है, क्या वो डिस्पोज होगी? जब भी होगी तो क्या उसका डैमेज नहीं होगा? सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बिलियनर्स डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट। दिस इज द हार्श रियलिटी। दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान सबको कहता है कि फ्लाइट्स में ज़्यादा मत जाओ क्योंकि इससे कार्बन एमिशन होता है, और उसके ये भाषण देने के बाद वो अपनी खुद की बोइंग में बैठ के अकेले निकल जाता है। अब मैं इसमें क्या बोलूँ भाई, बोइंग में बैठ के निकल रहा है और सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। आई मीन ये हिपोक्रेसी कोई लोग देख ही नहीं रहे। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज सबको लगता है कि और होता है, दबा दिया जाता है, सिंपल सी बात है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन नहीं हो सकता। सोल्यूशन है, बूंद बूंद से सागर बनता है। कोशिश कीजिए कि एसी तब तक यूज़ कीजिए जब तक आपको ज़रूरत है, जब नहीं है तब प्लीज़ स्टॉप इट। कोशिश कीजिए कि आप जितनी चीज़ों को रिन्यू घर पे कर सकते हो आप वो करो। कोशिश करो कि आप थोड़े से मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को भी जीना शुरू कर दो। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। 11% अमेरिकन्स ईयर ऑन ईयर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मिनिमलिस्टिक लिविंग। और बोलोगे कि कौन सा सेलिब्रिटी करता है? भाई साहब ये केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक में होता है कि हर एरा गैरा नत्थु गैरा आके दिखा रहा है कि मैं सिर्फ बहुत सारी बंगले ले रहा हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ ले रहा हूँ। इन रियलिटी स्टीव जॉब वॉज अ मिनिमलिस्ट। वो सिर्फ एक टर्टल नेक वाली टी शर्ट बहुत बार पहनते थे, शॉर्ट्स पहन के निकल जाते थे मीटिंग में। दूसरा कीनू रीव्स, अगर बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी कीनू रीव्स की, कौन सी है फेमस यार, कीनू रीव्स की कौन सी चलती है, वो लंबे बाल वाला, कुत्ते से प्यार रहता है उसको, जॉन विक। हाँ, सो इनको ज़्यादा पता रहता है, मैं ध्यान से निकल गया था। सो आप कीनू रीव्स देख लीजिए, जॉन विक वाला, इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा कमाता है, ही ट्रैवल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो बात अलग है कि विदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस है, बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो द पॉइंट इज कि छोटे छोटे चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग मेरे बोलने से क्या होगा कि भैया 146 करोड़ की जो जनता है वो तो नहीं करेगी। भाई ठीक है, स्मॉलर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको देख के हो सकता है 3 लोग और इंस्पायर हो जाए, 5 लोग और इंस्पायर हो जाए, दिस वुड इवेंचुअली हेल्प।
तो ये वाली चीज़ें आप करना शुरू कीजिए. तो दैट इज़ हाउ. सो दे आर एक्चुअली डैमेजिंग द रिसोर्सेज इन वेरी बैड वे. ओके, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं साथ साथ, लेकिन तो आपको लग रहा है बिलियनर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के सीक्रेट्स, जो वो जानते हैं लेकिन लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते? सी, व्हेन यू से स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, दोनों में डिफरेंस होता है. बट वो बहुत ज़्यादा डीप होगा, वो अपन कभी पार्ट 3 जब होगा अगर लोग बोलते तो करेंगे. बट अभी के लिए अपन ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले स्पिरिचुअल सही में है कि भी नहीं है. पहले प्रूवन लोगों के नाम लेते हैं. ओपरा विनफ्री, $3 बिलियन की से ज़्यादा की उनकी संपत्ति है. द फर्स्ट ब्लैक लेडी टू हैव मेड सो मच ऑफ मनी थ्रू मीडिया. मीडिया की बहुत बड़ी हस्ती है. शी हैज़ एडवोकेटेड कि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है. ठीक है. आपने हैडवे का वो व्हाट इज़ लव गाना सुना होगा, जिसमें कि जिसका सबसे बढ़िया एडाप्टेशन था वो था जिम कैरी का, जो ऐसा ऐसा करके सर हिला के, वो बहुत फेमस वीडियो है जिम कैरी का. अगर लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बड़ा ह्यूमरस सा है. जिम कैरी follows something called transcendental meditation, TM. रे डालियो, जो कि दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले, वो दिन में 2 बार ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं. उसके बाद हमारे विल स्मिथ, सब जानते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है. विल स्मिथ बात करते हैं कर्ण की, महाभारत के कर्ण की बात करते हैं. वो एग्जाम्पल में महाभारत की बात करते हैं. सदगुरु से जब मिलते हैं तो रामायण की बात करते हैं. तो विल स्मिथ की कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट है. ये मैं वो बता रहा हूं जो प्रूवन डॉक्यूमेंटेड है, जो लोग जाके चेक कर सकते हैं. अदरवाइज बोलेंगे अरे तो हवा में बोल रहे, तुम जाके देखो ना भाई. उसके बाद मडोना की अगर बात करें तो मडोना ज्यूइश फिलॉसफी पूरी तरीके से फॉलो करती है. शी हैज अपफ्रंटली सेड. तो अभी तक इतना तो कन्विंस है कि भाई नाम तो है. अब बैरक ओबामा के पुराने इंटरव्यू जाके देखते हो तो पीछे हनुमान जी की मूर्ति क्यों दिख रही है? उनके रूम पे बैठ के आप जब देखते हैं हनुमान जी की मूर्ति दिखती है. सो कहीं ना कहीं दिस इज मार्क ज़करबर्ग की जब फाइट चल रही थी विद विंकलवॉफ ब्रदर्स के साथ, विंकललॉस या विंकलवॉफ ब्रदर्स के साथ, जब वो बड़े टेंशन में थे तो वो कहीं बाहर नहीं गए, अंटार्कटिका नहीं गए, वो इंडिया आए और इंडिया में आके नीम करोली बाबा जी के आश्रम गए थे. क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब जब अपने डेथ बेड पे थे तब उन्होंने कहा था कि भैया तुम्हारे जीवन में जब भी सबसे बड़ी परेशानी आए तो एक ही काम करना, बैग पैक करना, इंडिया जाना और नीम करोली बाबा के आश्रम जाना. तब तक उन्होंने समाधि ले ली थी, बट तुम जाना. तो वो भी आए. बीटल्स बैंड इतना फेमस, जिसको देख के रॉक स्टार्स का जन्म हुआ. बीटल्स आश्रम है ऋषिकेश में, वहां पर बीटल्स के पूरा बैंड रुकता था. 40 गाने इंडिया में बने, हमको पता ही नहीं. उसी आश्रम में बैठ के ऋषि जी के साथ बैठ के उन्होंने बनाया था बाय फॉलोइंग. तो द पॉइंट इज, हिंट्स काफ़ी. और बाकी हमारे देश के टॉप 2 रिचेस्ट इंसानों को देख लीजिए. क्या आपको नहीं लगता वो स्पिरिचुअल है? इतना पूजा पाठ होता है, शादियों में जाते हैं उसके पहले इतना पूजा पाठ हो रहा है. साउथ के मंदिर में बड़े बड़े डोनेशन जा रहे हैं हमारे देश के जो सबसे 2 रिचेस्ट फैमिलीज हैं. सिंपली प्रूव्स कि यस, स्पिरिचुअलिटी इज हेल्पिंग देम आउट. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है क्या पूजा पाठ करना? नहीं. व्हेन आई से स्पिरिचुअलिटी, मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट विल बिकम वेरी लॉन्ग. बट इसमें मेरे कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं. इसमें कर्म योग होता है, इसमें राजयोग होता है, इसमें भक्ति योग होता है. भक्ति इज बेसिकली जो पूजा पाठ करके इसको अचीव करना चाहते हैं. राजयोग इज डिफरेंट. ये लोग मैक्सिमम लोग, जब हम विदेशियों की बात करते हैं, वो करते हैं कर्म योग. देखिए, इसको भी मैं एक छोटी सी, इफ़ यू अलाउ मी, एक छोटी सी कहानी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. एंड ऑब्वियसली मैं लोगों को ये बता दूं कि बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, वहाँ से मुझे काफ़ी कहानियाँ पता लगती हैं. रिलायबल पीपल, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज से मिलते हैं, तब पता लगता है. दैट इज़ पर्टिकुलरली ये वाली चीज़ आती है. सो मैं 2 कहानियाँ सुनाऊँगा, एक पर्सपेक्टिव की और एक स्पिरिचुअलिटी की. वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी मज़ा आएगा. सो एक बार क्या होता है कि एक बंदा बोलता है, एथिस्ट जिन लोगों को नहीं पता, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है. सो वो बोलता है कि भाई मैं तो भगवान पे विश्वास करता ही नहीं हूँ. और वो व्यक्ति क्या करता है, बोलता है यार जब भी कोई भगवान की बात करता है मेरे को बड़ा इरिटेशन होता है. तो अपने घर के दरवाजे, और वो अभी न्यूली फादर बना होता है, बिल्कुल छोटा सा उसका बच्चा रहता है जो अब बोलना शुरू कर चुका है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया. तो वो अपने घर के दरवाजे के बाहर जाके वो एक बोर्ड लगा देता है. ठीक है. और उसमें लिखता है गॉड इज नोवेयर. क्या लिखता है? गॉड इज नोवेयर, कि भाई कहीं नहीं है भगवान. लोग आके बोलते हैं अरे भाई क्या है. बोले नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पे कुछ गलत प्रभाव पड़े. बच्चा रोज़ बाहर जाके पढ़ता है, उसको पढ़ता है. तो पापा को लगता है कि भाई ये भी कन्विंस है, ये तो एथिस्ट हो गया. तो एक दिन पापा बोलते हैं बेटा क्या लिखा है, पढ़ के बताओ. बच्चा क्या पढ़ता है? गॉड इज नाउ हियर.
नो वेयर की स्पेलिंग वो तोड़ के पढ़ता है, गॉड इज नाउ हियर। बोलते अरे बेटा ये गॉड इज नो वेयर, नहीं पप्पा गॉड इज नाउ हियर। देख रहे हैं पर्सपेक्टिव का गेम, दैट इज नंबर 1। और स्पिरिचुअल वाले एस्पेक्ट की बात करता हूँ, एक बुचर होता है जो काटता पीटता रहता है, वो एक बार गांव में जाता है क्योंकि एक बहुत सिद्ध पुरुष, एक साधु संत आए रहते हैं। सब लोग बोलते हैं कि अरे साधु भैया से पूछते हैं, साधु जी से पूछते हैं कौन सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो कोई बोलता है मैं स्पिरिचुअल, मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बुचर आके बोलता है सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल मैं हूँ, और लोग हंसने लग जाते हैं। अरे भैया जो रोज़ किसी को मार रहा है, जो रोज़ किसी को काट रहा है, वो कैसे स्पिरिचुअल हो सकता है? साधु वहाँ पर सबको रोकते हैं, तो तुम सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ये कैसे? क्योंकि ये जब भी कोई काम कर रहा है उसको अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस के साथ कर रहा है। ही इज टेकिंग द फुल कस्टडी। वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें फुल इन है, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप दिन भर बैठ के पूजा पाठ करो। हमारे इधर दिन भर पूजा पाठ करने वाले भी बहुत सारे इंसिडेंट आए हैं जो अगले दिन रेप केस में फंसे हुए, जो प्रूवन हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझना। तो लॉट ऑफ पीपल थिंक स्पिरिचुअल मतलब बहुत पूजा पाठ, नहीं, दैट इज सो अगेन टॉकिंग अबाउट द बिलियनर्स पार्ट। सो आप जब बिल गेट्स की कहानी सुनते हैं और आपको पता लगता है फ्रॉम हिज 20s to 30s वो बंदा 18 घंटे रोज़ कॉन्स्टेंटली कोडिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कर्म योग हो रहा है वो पूरी तरीके से। जब आप जेफ बेजोस की कहानी सुनते हैं कि रात के 2 बजे भी वो बैठ के बुक्स डिलीवरी कर रहे हैं, भेज रहे हैं, आपने सुना होगा, तो ये क्या था? ये कर्म योग कर रहे थे। जब मार्क जुकरबर्ग को आप देख रहे हैं कि अपने ही घर पे बैठ के वो कंपटीशन कर रहे हैं, बेस्ट कोडर ले रहे हैं, उसके साथ बैठ के 22 घंटे बैठ रहे हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ फेसबुक, जो अब मेटा है, ये कर्म योग होता है। स्टीव जॉब्स की जब बात करें, वो दिन भर अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। टिम कुक सुबह 4:30 बजे उठ के अपने मैसेजेस चेक करके जिम करने के बाद ऑफिस जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये कर्म योग हो रहा है। सो द पॉइंट इज ऑल दीज बिलियनर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आर वे टू स्पिरिचुअल। इट्स जस्ट दैट हमने स्पिरिचुअलिटी का एसेंस ही नहीं समझा। हमको लगता है स्पिरिचुअल का मतलब होता है सीरियस होना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सीरियसनेस, स्पिरिचुअलिटी इज लाइटनेस। जब आप लाइट फील करते हो और अपने काम को आप मजे से करने लगते हो, दैट इज स्पिरिचुअल। सो येस, बिलियनर्स आर स्पिरिचुअल एंड गिवन अ चांस, हम नेक्स्ट एपिसोड में इफ पीपल लाइक एंड गिव देम विल टॉक मोर अबाउट दिस एस्पेक्ट। इंडियन बिलियनर्स कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल है उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अभिषेक भाई, पैसे की ही हम स्पिरिचुअलिटी पे आ गए थे, लेकिन फिर से पैसे पे जाते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग पॉडकास्ट देखें ना, तो उनको पता चले कि बिलियनर्स जो है कैसे पैसे बना रहे हैं। तो वर्ल्ड का जो ऑर्डर चल रहा है, बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं और ऑलमोस्ट हर टाइम पे क्राइसिस चलते ही रहते हैं। कुछ देश रहते हैं उस क्राइसिस से डर जाते हैं, कुछ रहते हैं उस क्राइसिस का ना फायदा उठा के मोटा पैसा बना लेते हैं। तो कौन सी कंट्री आपको लग रहा है जो क्राइसिस का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, और कैसा फ्यूचर आपको उनका दिख रहा है? पीपल माइट हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट भाई चाइना सबसे बड़ा खेल खेल रही है चाइना, और हर एंगल से खेल रही है। पहले मैं बात करता हूँ कि चाइना के पास अभी सबसे लार्जेस्ट, लोगों को पता भी नहीं चल रहा, लार्जेस्ट नेवी की फौज बनी पड़ी है चाइना के पास। दूसरी चीज़ है, टैरिफ वॉर में वो क्यों नहीं हिल रही है? बिकॉज दे नो कि बॉस अगर तुमको रियल वॉर भी करना है, वी आर रेडी। भाई उन्होंने 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स रेडी कर लिए अपने पास। उनकी आर्मी सीक्रेटली ऐसी जगहों पे तैनात है जो हमको भी नहीं पता। एआई की मैं बात करूं, हम लोग नॉर्मल एआई की बात करें, दे हैव रीच्ड रिसेप्टिव एआई। थोड़ा सा इलैबोरेट अगर कर ले तो, बिकॉज सब बोल रहे हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी जॉब ले जाएगी, बिल्कुल ले जाएगी। 80% जॉब ले जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 7 साल के अंदर। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, एआई को सही तरीके से समझा, जॉब्स जा रही हैं, आपकी भी चली जाएगी। सिंपल सी बात है। चाइना ने क्या करा है? रिसेप्टिव एआई। आप शॉपिंग करने जाते हो, आप दुकान के अंदर घुसे हो, आप दुकान के अंदर आप एंटर करते हो। इंडिया में क्या हो रहा है कि पहले एक वजन चेक करेगा, फिर उसके बाद आप ट्रॉली लेते हो, फिर उसके बाद आप सामान रखते हो, फिर आप चेक पॉइंट पे जाते हो, वहाँ पे 15 लोगों की लाइन रहती है, फिर आपका नंबर आता है। थैंक्स टू सम डेवलपमेंट्स इन अ कंट्री लाइक यूपीआई थोड़ा जल्दी हो सकता है, अदरवाइज आप कार्ड या कैश करते हो। करेक्ट, यही प्रोसेस है। फिर आप बाहर जाते हो, बाहर एक गार्ड होता है, पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाया, थप्पा मारेगा, नीचे जाओगे, प्रोसेस है। चाइना में आप सोचो क्या हो रहा है। चाइना में आप एंटर हो रहे हो, एंटर होने के बाद कोई उधर नहीं है, स्कैन हो गया, आपके हाथ में जैसे ही वो आएगा उसमें एक कोड लिखा हुआ है। आप जब भी वहाँ पे शॉपिंग कर चुके हो, ये आपको रिकग्नाइज कर चुका है, वेलकम अभिषेक, आप आ गए हो। उसको आपका पैटर्न पता हुआ है कि लास्ट टाइम आपने बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे थे, बहुत सारे वेजीज खरीदे थे, बहुत सारी सुशी खरीदी थी, तो दे नो, द एआई नोज कि ये हेल्थ कॉन्शियस इंसान है। तो पहली चीज़ वो बता देगा कि भैया लेफ्ट साइड में जाओ, अगर आपको पुरानी चीज़ें खरीदनी, सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में ही है, मेरा टाइम बच रहा है। पहली चीज़
दूसरी चीज़, वो वहाँ पे ही ऑफर बता देगा कि बॉस अब तो ओट्स भी आए हैं, उसमें तो और भी वेजीज वाले ओट्स आ गए, कुछ भी तो और हेल्दी ऑप्शन है, उसमें 30% ऑफ चल रहा है, स्ट्रेट चले के राइट चले जाओ। ये मेरा ट्रॉली मेरे को गाइड कर रहा है, मैं ट्रॉली के साथ चले गया हूँ, ले लिया मैंने। वहाँ पर मेरे को बस पहले अपना बजट फिट करना है, भैया मेरा आज का बजट है इतना, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, यार अभिषेक आज तुम दूध तो नहीं ले पाओगे, दूध की जगह तुम दही ले लो, या कुछ इस तरह से। वो पूरा मेरे को वहाँ पे गाइड करा। आई एम सेविंग टाइम। मेरे को बाद में ढूंढना नहीं है, 3 जन से पूछना है भाई ये हल्दी कहाँ पे मिलेगी, भाई सुशी कहाँ मिलेगी, इट इज़ टेलिंग मी। मैंने अगर उसको पहले से बोल दिया यार बॉस आज मेरे को सिर्फ स्नैक्स खरीदना है, बॉस ये कर लो, इससे तुम्हारे 1,000 रुपये बच भी जाएंगे, ये भी मेरे को एआई बता देगा बेस्ड ऑन माई पैटर्न्स। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया, बाहर चेकआउट में भी कोई नहीं है, मेरा जो मैंने वहाँ पे कोड अपना डाला है उसी के अंदर स्वाइप हो गया, थैंक्स यू हैव मेड द पेमेंट, आप ले जाओ अपना सामान। आप चाइना के, आप सोचो चाइना हमसे 16 साल आगे कैसे है। चाइना के हॉस्पिटल आप जाके देखो, चाइना के हॉस्पिटल में अब क्या हो गया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता था कि जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, सबसे पहली बात तो हमारे पास डर्थ ऑफ डॉक्टर्स होते हैं और डर्थ ऑफ वार्ड्स होते हैं। कोविड में इसका हमको रियलिटी चेक मिल गया है, प्रॉपर वार्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे इसमें क्या होता है कि एक नर्स एलोकेट होती है, फिर वो नर्स जैसे मान लीजिए अगर कोई एडमिटेड है, मान लीजिए 6 महीने के लिए एडमिटेड है, तो वो उसके लिए डॉक्टर से दवाई लेगी, फिर वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन, फिर सर आपका ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, अच्छा है आप पैसे है तो ये कर सकते हैं। चाइना में क्या किया है, ऊपर उन्होंने वेंट्स लगा दिए, ठीक है। अब मेरे पास मान लीजिए रूम 1 से 100 तक है, मुझे पता है रूम नंबर 1 में अल्जाइमर का पेशेंट है, रूम नंबर 2 में हार्ट पेशेंट है, क्योंकि हमारे तो सारे रिकॉर्ड्स में है। अब क्या होगा कि वहां से देयर इज अ रोबो विच इज गोइंग टू पिक, अच्छा रूम नंबर 1 का डब्बा बना हुआ है, इधर सारे अल्जाइमर वाले मेडिसिन है, वो सीधे इधर से पिक करेगा, ऊपर से रूफ के थ्रू वो जाके आपके रूम पे डिलीवर हो जाएगा। वहां से रोबो आपके ही जो आपका बेड है उसके पास जाके आपको दे देगा कि लो आप उठा के, अनटिल अनलेस इट्स मैंडेटरी, बिकॉज हर केस में तूने नर्सेज भी हटा दी। आप स्पीड देख रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं, बिकॉज मशीन हैज, इंसान एक बार को गलती कर ले बट मशीन को आपने सही फीड कर दिया कि भैया अल्जाइमर वाले को अल्जाइमर की दवाई चाहिए, ड्रिप वाले को ड्रिप। क्योंकि आपने देखा है काफ़ी बार इंसिडेंट्स हॉस्पिटल्स में होते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी होते हैं, जहाँ कैजुअलिटीज इसलिए भी हो जाती है कि गलत दवाई हो गई, सही टाइम पे दवाई नहीं हो गई। ये वाले केसेस आपने सुनोगे, इसका कोई वह है नहीं, उसके अंदर फीडेड है 2 बजे, भैया यहाँ से अल्जाइमर की दवाई लो, उधर जाके फीड करो, सिंपल है। सो जस्ट इमेजिन भारत में, अब आप बताओ, लोग बताएंगे, चलो आप मत बताओ, अगर एक 50 माले की बिल्डिंग बनानी है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो भारत में कितना टाइम लगेगा? यू नो, ईयर्स, आई डोंट नो। चाइना में 19 डेज में बन जाती है। सो आप एग्जीक्यूशन स्पीड देखो, और ये सब क्यों हुआ है? 1980 के पहले तो हमसे ज़्यादा गरीब थे, 70s 80s में, यू मस्ट बी नोइंग, हमसे ज़्यादा गरीब थे। 80s में ना, 79 में इनके मिनिस्टर चेंज हुए, दे ही केम विद अ वेरी प्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने इतना खतरनाक वाला पहले तो ओपन कर दिया, बट कंट्रोल्ड मैनर में, ऐसा नहीं सबको खोल दिया। जब इंडिया अपने आप को रोक रहा था, इफ यू गो इन अर्ली 90s, वी वर नॉट ओपन टू ऑल द इकोनॉमीज, हम लोगों ने अपने आप को रोक के रखा था, ये लोग खोल दिए थे, पर करो 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 करो। लोगों को लगता है वन चाइल्ड पॉलिसी हेल्प, नो, इट इज देयर प्रो पॉलिसीज, प्रो एंटरप्रेन्योरल पॉलिसीज। बिजनेस सेटअप 48 घंटे में अगर आप कर ले रहे हो, और यहां पर एक डिपार्टमेंट पे जाके आपको एक सर्टिफिकेट लेना है, दूसरे डिपार्टमेंट, अच्छा कुछ लोगों का स्टैंडर्ड कमेंट है, अरे भाई इतना प्रॉब्लम है तो चाइना चले जाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स द बेस्ट, बट हमारा सवाल क्या था, क्या उसके पास एडवांटेज है? यस, सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रो एक्सपोर्ट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, सबसे बड़ी सिटी में जाएंगे, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, राइट साइड में देखेंगे दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर, ये आपको भारत में दिखेगा। चाइना में आपको ये अर्बन सिटीज़ में दिखेगा नहीं, पता है? क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। चाइना में कंसेप्ट है इंटरनल वीज़ा का। एंड व्हाट इज़ दिस वीज़ा? अगर आप गांव से हो, चाइना के गांव से हो और लेबर क्लास हो, आप अगर कमाने के लिए शहर जा रहे हो, इंडिया में क्या हो जा रहा है कि ये जाके पूरी फैमिली वहीं पर बस जा रही है, सब कुछ वो कर रहे हैं और बहुत क्लटर हो जा रहा है। यहाँ से आप जब शहर जा रहे हो तो आपका जो वीज़ा है वो रूरल वीज़ा ही है। आप रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गाँव आओगे, और क्योंकि शहर इतना महंगा है तो आप अगर फैमिली को भी ले आओगे, आप वहां पर उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, प्रॉस्पर नहीं कर पाते हो, तो बच्चे का पूरा एजुकेशन, ग्रोथ सब यहीं पर हो रहा है। सो घूम फिर के इलीगल हो जाता है कि अगर गांव वाला शहर में आके एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है, अब आप बोलोगे कि अच्छा गांव वाला शहर में आके शहर में ही बच्चा अगर कर ले तो उसको भी रूरल वाला ही वीजा मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ऑटोक्रेटिक है वो, शायद इतना अच्छा नहीं होता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी को बहुत लोग फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं।
और डेमोक्रेसी के नाम पे भी एक्चुअल में हम पूरे डेमोक्रेटिक है कि नहीं, अब वो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊँगा, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, मतलब द वे दे हैव, तो उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज बहुत अच्छी, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, कार्स की बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में टैरिफ का पूरा ड्रामा चालू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमारे सारे मित्र स्टॉक मार्केट वाले, अरे भैया ये ऑटो कंपनीज क्यों डेंट हो गए, क्योंकि चाइना से उसका बहुत बड़ा रिलेशन है। आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड राहुल भाई, बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ग्लोबल एट प्रेजेंट जो कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसकी टोटल कैपेसिटी चाइना के पास है 5 करोड़ की साल की, जिसमें से 3 करोड़ कार वो बनाती है, और पूरी दुनिया की अगर हम मिला दें तो 7 या 8 करोड़ की कैपेसिटी है। तो 60% से ज़्यादा की कैपेसिटी तो चाइना लेके बैठ गया है। तो वो जो 20-25 साल में उन्होंने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है ना, वो इतना तगड़ा बना दिया है कि अब वो खुद जाके, मतलब पहले चीप लेबरर्स खुद देते थे, अब वो खुद जाके साउथ अफ्रीका में अपने लिए चीप लेबरर्स रखते हैं वहाँ पे। अनदर थिंग, यूएस की कंपनीज में 2008 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था लेमन ब्रदर क्राइसिस में, कि चाइनीज लोगों ने इतने बड़े बड़े स्टेक ले लिए थे कि उन्हें धमका दिया था कि बेटा हमारा अगर इन्वेस्टमेंट गिरा तो तुम सोच लो क्या होगा। तो दे हैव मेड इट। कुछ कंट्रीज के साथ भी तो अभी यही हुआ था, उन्होंने इतने एसेट्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वो खुद दूसरी कंट्रीज उनके कर्जदार हो चुकी हैं। So China has planned it so well from military perspective, from manufacturing perspective. They are not avoiding war. War के लिए भी वो रेडी हैं कि भैया आओ हमारे पास तो भाई 5th जनरेशन जेट्स हैं, हमारे पास सबसे बड़ी नेवी है, कुछ भी कर लो हम लड़ लेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रम्प को ये चीज़ पता है कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई करेगा तो वो ये चाइना लोग हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ, हम लोग इंडियन सबसे ज़्यादा चाय में क्या डालते हैं बताइए? चीनी। ये चीनी वर्ड भी कहाँ से आया था? ये बेसिकली पहली बार जब चाइना का एक व्यक्ति आया था, भारत में आया था, तो रिफाइंड शुगर का कंसेप्ट ये लोग इधर लेके आए। हमारे इधर जैगरी और शुगर दूसरा चलता था, तो ये लेके आ गए। बिकॉज ये लेके आ गए तो लोगों ने इनका नाम ही रख दिया चीनी, तभी हम बोलते हिंदी चीनी भाई। ये जस्ट बोलते बोलते फैक्ट आया तो मैंने सोचा बता देते, तो ऐसे उनका नाम चीनी पड़ गया था क्योंकि यही पहला बंदा इधर से आया था। सो कैन यू जस्ट इमेजिन कि चाइना फ्रॉम ऑल द परस्पेक्टिव्स हैज़ मेड इट सो रोबस्ट इन ऑल द एंगल्स। इनको फ़र्क नहीं पड़ता यार, इनको वॉर करना है वॉर कर देंगे, क्योंकि चाइना के अंदर ना एक प्रो नेशनलिस्ट फीलिंग है। एक असली नेशनलिस्ट फीलिंग ये थी क्योंकि 1800s में 1700s 1800s में चाइना वॉज द हब सेंटर ऑफ ऑल द ट्रेड्स एंड एक्सपोर्ट्स, एंड चाइना वांट्स टू रीगेन दैट एंड इट इज़ रीगेनिंग। और एआई में यूएस से ज़्यादा खतरा हमको चाइना से जिस स्पीड में वो चल रही है। So this is the country which people need to fear about. अभिषेक भाई, चाइना की हमने बात करी है, अभी इंडिया स्ट्रैटेजी में क्यों फेल हो जाता है? यूएस है, पाकिस्तान में घुस के ओसामा को मार दिया था, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें? अगेन क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री से ही नहीं सीखते। अच्छा, आपने यूएस की बात करी, ओसामा को मारा था ना, प्रोजेक्ट नेपट्यून था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या प्रोटोन या नेपट्यून नाम था। उन्होंने भी हमारी हिस्ट्री से ही चीज़ सीखी है। कैन यू जस्ट इमेजिन, यूएस ने ओसामा को निपटाया हमारी पुरानी किताबें पढ़ के। कैन यू जस्ट इमेजिन? लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। महाराष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी राव के कंसेप्ट्स इन्होंने पूरी तरीके से चिपकाए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, और सिमिलैरिटीज़ आप देखिएगा। तो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, खान बुलाते हैं क्योंकि सरनेम खान था, सहिस्ता खान मामा थे औरंगज़ेब के, ठीक है। मराठा साम्राज्य परेशान था बिकॉज ये बंदा पुणे में अपने लाल किले में रह के बढ़िया खुश था, लाल किला बोलते थे उसको, वहाँ पे खुश था, सेंट्रल पॉइंट था, वहीं से वो पूरे देश में केओस फैला रहा था। ओसामा बैठ के हर जगह केओस फैला रहा था, दैट इज़ नंबर 1, ठीक है। ये बंदा क्या करता था, इसके भी खुद के स्पाइज रहते थे, जासूस रहते थे, जिनको वो हर जगह भेजता था, और खुद एक बहुत ही मल्टीपल प्रोटेक्टिव लेयर पे था। ओसामा पाकिस्तान के प्रोटेक्टिव लेयर पे था, उसको छेदना बड़ा मुश्किल था। तो क्या हो गया कि छत्रपति जी ने बोला, अमेजिंग स्ट्रैटेजिस्ट, अमेजिंग वॉरियर, अमेजिंग डेयरिंग। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब तो ना ड्रोन था, ना चॉपर था, ना कुछ था, गट्स आप सोचिए। उन्होंने बोला ये सस्ता खान का तो गेम बजाना पड़ेगा। तो इनने क्या करा, ये इनके साथ जो 2 रिलेटिव्स थे इनके सबसे क्लोज, जिस महल को इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया था खान साहब ने, तो उस महल में ही उनका बचपन निकला है। तो उन्होंने उन 2 रिलेटिव्स को बोला कि भाई तुमको अपना जैसे मसल मेमोरी बोलते हैं, तो मेमोरी तो याद होगी कि हाँ, क्योंकि जब हम अटैक करने अगर जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि इतने रूम्स हैं, नीचे से ऊपर चले जाओ, ऊपर से नीचे चले जाओ, जो मेन महल है, दैट इज़ नंबर 1, ठीक है।
सो यहाँ पर भी यूएस ने पहले क्या किया था, इफ़ यू लुक अराउंड द एंटायर प्रोजेक्ट, पहले पूरा मैप वैप सारी चीज़ें निकाल ली थी, ठीक है, दैट इज़ नंबर 1. सेकेंड चीज़ इन्होंने बोला राइट टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट. क्रीसेंट मून का टाइम इधर भी लिया था और ओसामा को मारने के टाइम भी वही लिया था. इधर इन्होंने और एक दिमाग लगाया था, रमदान के टाइम पे ये लोग गए थे. क्यों? साइंस आप सोचो कितना सोचा था. रमदान के टाइम पे लोग खाते नहीं, एज सिंपल एज दैट, यू नो दिस थिंग. सो दे आर लो ऑन शुगर, एंड व्हेन यू आर लो ऑन शुगर, तब आपका ब्रेन उतनी पीक कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है. सो दैट वाज द टाइमिंग व्हेन दे डिसाइडेड कि इस टाइम पे करेंगे. यहाँ पर भी ओसामा को मारने के लिए स्टेल्थ मोड में गए थे. यहाँ पे स्टेल्थ मोड में कैसे गए कि बस जब सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे तब ताबड़तोड़ वाला, तब ये लोग एक बाराती बन के निकल गए उसके अंदर, ठीक है. नोबडी हैड सीन, तब तो फेसबुक नहीं था ना कि फेस सबको ध्यान रहेगा, किसको ये ध्यान रहेगा. तो ये लोग स्टेल्थ मोड में गए थे. ओसामा ने भी क्या किया था, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने वाइफ्स को सामने रख दिया था. इसने भी यही किया था. इनको पता नहीं था वो एग्जैक्ट कौन से रूम में होगा, मल्टीपल वाइफ्स थे. ये लोग गए, अटैक किया, स्टेल्थ मोड में गए पूरी तरीके से. ये छत्रपति जी ने उसकी सारी उंगलियां काट दी थी. मतलब अंधेरे में दे वर सो गुड इन वॉरियर, मतलब अपनी कला में उन्होंने हाथ काट दिया था. ओसामा को भी रात के टाइम पे अटैक किया गया था, ठीक है, हाथ काट दिया गया था. अब जब निकलना था, स्टेल्थ मोड में एंटर तो हो गए, तो निकलना था. तो निकलते वक्त क्या हो गया कि किसी ने, गार्ड ने वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि भागो भागो, नहीं क्या, घुस बैठिए. दे वर वेरी स्मार्ट. इनको पता था कि उस समय पे उनके साम्राज्य में उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे भी लोग रख दिए थे विच वर मिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स. तो इन लोगों ने अपने वॉरियर अटायर को छोड़ के ये लोग भी चिल्लाने लगे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो. नोबडी हैड सीन देम बाय फेस. तो पकड़ो पकड़ो के चक्कर में सब कंफ्यूज, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं. एंड लो ऑन शुगर थे, तो किसी का मेंटल एप्टीट्यूड भी इतना काम नहीं कर रहा. एंड स्टेल्थ मोड में अटैक करके निकल गए. बाद में औरंगजेब को जब ये पता लगा तो इट वॉज अ ह्यूमिलिएशन, क्योंकि उन्हीं के मामा तो उनको निकाल दिया था. तो वहाँ से वो किला खाली हुआ और सेम ओसामा के साथ किया. सो ये यूएस वाले कहीं ना कहीं से हमारी ही चीज़ें चुरा रहे हैं, ये नहीं कर रहे. ना कमिंग टू द पॉइंट, आई वुडंट से कि हम लोग वॉर स्ट्रैटेजीज में बहुत पुअर हैं, बट हमारे इधर फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं. पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाती हैं. यू हैव टू प्लीज अ फ्यू पीपल. आपको जियो पॉलिटिकल चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल टैरिफ वॉर जब चालू हुआ तो हमारे देश को ये भी सोचना पड़ा कि अगस्त में एक बायलैटरल ट्रेड होने वाला है यूएस के साथ. अगर हमने कुछ बोला तो कहीं हमसे पलट ना जाए. एंड बहुत स्मार्ट मूव था, बिकॉज ट्रम्प डिड द सेम थिंग. जिन 3 कंट्रीज़ ने रिटेलिएशन किया उन पे और टैरिफ चढ़ा दिया. उसने खुद ने स्टेटमेंट दिया कि मैं और चढ़ा दूंगा इन पे. चाइना के साथ तो पता नहीं क्या चल रहा है उनका, 100% ले, 200%, 300%. मतलब इस स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि भाई 10 रुपए की चीज़ 1 लाख में बिकने मतलब बात हो जाए. और चाइना भी नहीं रुक रही है, दोनों चले जा रहे हैं. बट इंडिया के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला. सो दैट इज अ स्मार्ट मूव. द पॉइंट इज कि वी आर स्टिल वे टू बिहाइंड, और धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं. हमारे डिफेंस स्पेंड 5 साल पहले और कम थे, 3% से कम हो रहे थे, अब जाके बनने लगे. इसलिए स्टॉक मार्केट के लोगों को दिख रहा होगा कि डिफेंस की कंपनीज पहले लिस्टेड ही नहीं थी 5-6 साल पहले. अब ना हमको बहुत सारी डिफेंस की कंपनीज दिख रही हैं, ड्रोन्स कंपनीज दिख रही है, डिफेंस कंपनीज दिख रही है, स्टिमुलेशन वाली कंपनीज दिख रही है जो वॉर रिलेटेड है. बिकॉज इंडिया को भी अब समझ में आ गया है कि जिस हिसाब से चाइना अपने आर्म्स और ये बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सारे इतने एडवांस वेपन्स रख लें कि हमारे पास कुछ रहे नहीं. तो आई वुड से इट विल टेक टाइम. हमारे बहुत सारा कचरा पहले से जमा हुआ है जिसको साफ करने में समय लग रहा है. बट स्ट्रैटेजिकली अगर हम हमारे खुद के, और मैं ये नहीं कहूँगा, आई विल गिव सम क्रेडिट्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो, बिकॉज आज के पहले आप सोचिए पाकिस्तान इतनी उंगली करता था. मेरे से पाकिस्तान से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान के काफ़ी लोग अच्छे भी हैं. लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल डिबेट. देर आर गुड पीपल, देर आर बैड पीपल. बट जो बैड पीपल हैं वो गलत करते हैं. इससे पहले कुछ लोगों को तो लगता था कि इंडिया का भी जवाब देगा ही नहीं, बट फिर उरी अटैक हुआ एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल वन. सो इट इज़ नॉट लाइक लोग बुरे हैं, कुछ लोगों के चक्कर में पूरी वो गंदी हो जाती है. बट अगेन द थिंग इज इट विल टेक टाइम. द स्पीड एट विच दूसरी कंट्रीज इवॉल्व हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ है. हमें पेसअप और करना पड़ेगा बिकॉज टाइम्स आर टर्बुलेंट. कब कौन सा अस्त्र निकल जाए, कब कहाँ से कौन सा अटैक हो जाए, वी डोंट नो. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एंड आई थिंक स्लोली आर पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज हमारे पॉलिसी मेकर्स को मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, बाकी ग्रंथ से चीज़ें ले ना ले, चाणक्य नीति से तो लेते हैं. सो दे आर टेकिंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल बुक्स
एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर धीरे 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 करके, अभी फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर जो मुझे लगता है हमारे पॉलिसी मेकर्स लेते हैं, आई जस्ट क्विकली कम टू दिस थिंग अगेन टेकिंग फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ रामायण। रामायण में क्या हुआ था, बाली और सुग्रीव का जब युद्ध खत्म हुआ था तो सुग्रीव को राम जी ने उनका थ्रोन दिला दिया था। प्रॉमिस सुग्रीव ने क्या किया था हनुमान जी के साथ कि भाई जैसे ही ये आपने मेरे को गद्दी और मेरी वाइफ दिला दी तो मैं सीता माँ को ढूंढने के लिए हेल्प करूंगा। हमने बस ये स्टोरी पता है कि उसके बाद हेल्प करा और फिर चले गए, बीच की स्टोरी हम भूल गए। जब ये खत्म हुआ तब मानसून्स आ गए एंड हिस्टोरिकल टाइम्स में, बिकॉज तब हमारे पास गाड़ियाँ थोड़ी हैं, डिफेंडर लेके चले गए या कुछ चले गए, तो वो 4 महीने का मानसून्स था। तो 4 महीने तक ज़्यादा कुछ होना नहीं था। राम जी लक्ष्मण जी को लगा था कि ये भाई प्रिपेयर कर रहे होंगे कि भाई एक बार सब सॉर्ट हो गया तो हम आर्मी भेजेंगे। हनुमान जी ने एक बार 2 महीने बाद याद दिलाया उनको कि बेटा सुग्रीव, मेरे प्रभु राम ने आपकी इतनी सहायता करी है तो ये मत भूलिए। लेकिन सुग्रीव बहुत टाइम बाद, क्या होता है कि पावर बहुत टाइम बाद आती है तो आप जाम में, नाच गाने में, इसमें बिजी हो। 3rd मंथ जब हुआ तो लक्ष्मण जी थोड़ा से वो हो गए, तो लक्ष्मण जी बोले मैं तो जाके मार दूंगा। राम जी ने स्मार्टली बोला, मैं 2 किस्से बताऊंगा अभी, मेरे को और एक याद आ गया। सो राम जी ने इनको बोला तुम सीधे जाओ और बस एक स्टेटमेंट बोलो। लक्ष्मण जी गए और उधर एक स्टेटमेंट दिए, सुग्रीव क्या हुआ, वो सीता माँ को हमको ले जाने के लिए, आप ढूंढने के लिए भेजने वाले थे? बोले हाँ मैं करूँगा वो नशा। बोले ये मत भूलो कि मेरे प्रभु ने बाली को जहाँ पहुँचाया ना, आपको भी उधर पहुँचा सकते हैं। बस सटल वार्निंग, अपने आप वो लाइन पे आ गया और काम हुआ। सो सी, राम जी ने अपने टर्म्स भी ख़राब नहीं किए, अपना मैसेज साइलेंटली भी पहुँचा लिया। हमारे पॉलिसी मेकर्स बहुत सारी कंट्रीज़ को करते हैं। और दूसरी चीज़ जो इधर से ही मेरे को एक रिलेटेबल चीज़ आई, जब विभीषण पहली बार राम जी के पास आया तो सारे लोग बोले हाउ कैन यू ट्रस्ट अ ट्रेटर, जो अपने भाई का सगा नहीं हुआ वो हमारा सगा कैसे होगा? तो राम जी बोले रुको। तो राम जी ने 2-3 टेस्ट कर लिए। पहला सवाल उन्होंने पूछा, अच्छा रावण की वीक पॉइंट्स बताओ ना यार, एम्पायर की वीक पॉइंट्स क्या है? विभीषण ने सारे बताए। तो पहला कॉन्फिडेंस कि भैया सामने वाला बता रहा है, मतलब ये चीज़ सही है। दूसरा, राम जी ने ये तक कैलकुलेट कर लिया, मतलब जस्ट सी हाउ मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक इवन राम जी वॉज। उन्होंने ये चीज़ कैलकुलेट कर लिया कि कल को हम हर इंसान को एक मोटिवेशन देना रहता है। आज लोगों के लिए फाइनेंशियल मोटिवेशन है, तब कुछ तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। तो उनने ये कहा कि विभीषण एक बार रावण को हरा दिया ना, फिर वो पूरा साम्राज्य में आपको दूंगा, क्योंकि इनको तो राजगद्दी से ऐसे कुछ मतलब नहीं था राम जी को उधर के। तो विभीषण को उन्होंने कॉन्फिडेंस में भी ले लिया। सो नेगेटिव चीज़ें भी निकाल ली प्लस कॉन्फिडेंस। सो इन्होंने, सो राम जी भी स्ट्रैटेजिक लीडर की तरह क्या करते थे, सटल वे में मैसेज पहुंचा दिया, वो पता भी नहीं चला। और वो क्या, जो बांस बिना टूटी बाज, वो जो बोलते हैं कहावत होती है, बस वही वाली चीज़। सो दैट इज प्रिसाइजली विच आर कंट्रीज नाउ लीडर्स आर लर्निंग, एंड आई थिंक इट विल टेक अनदर 4-5 years, बट इवेंचुअली इफ वी गो एट अ स्लाइटली मोर स्पीड, तब हम शायद उस स्पीड में ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे। मुझे लगता है बैक ऑफ द एंड शायद वो लोग कुछ कर रहे होंगे। ऑब्वियसली हम लोग रॉ के तो एजेंट्स हैं नहीं जो हमको पता होगा, कुछ कर रहे होंगे, बट टाइम लगेगा। बट 4-5 साल में हो सकता है, लेट्स सी। कुछ सालों में तो चीजें बेटर, कुछ सालों में और हो रही हैं, बट स्लो स्पीड है, थोड़ा और स्पीड हो जाए। और यू नो, इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग इश्यूज, अगर हम कोर इश्यूज पे थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज हमारे पास ना राहुल भाई, हमारे पास इंडिया के पास बहुत, अभी हम गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड से सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, जो अंडर 25 वाला पॉपुलेशन है वो हमारे पास है, सबसे ज़्यादा है। और ये यंग पॉपुलेशन ही होता है जो 3 चीज़ें ड्राइव करती है। कंजम्पशन, मर्सिडीज बेंज 60 के बाद लोग नहीं चलाना चाहते हैं, वो 30 to 40, 50, 20 के बीच में चलाना चाहते हैं। तो कंजम्पशन हमारे पास पावर है। इनोवेशन, आपके न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव 50 के पहले होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ उसके बाद नहीं होते, बट धीरे धीरे डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है। इनोवेशन, चाइना में यही तो चीज़ काम करी थी, इनोवेशन। तीसरा जो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, लोग डिसएडवांटेज कहेंगे, बट पॉपुलेशन, वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा देती है। पहले अगर हमारे पास सिर्फ 2 अच्छे साइंटिस्ट हो सकते थे, अब इतनी तादाद है कि हमारे पास 20 अच्छे हो सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई नो देयर आर मेरिट्स, डीमेरिट्स, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, बट अगर हम पॉजिटिव्स को थोड़ा सा अच्छे से एनकैश करें, सो देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वी कैन। ट्रू, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं अभिषेक भाई। एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव मैं पर्सनली रिलेट कर पाता हूँ वो है जब हम कॉलेज में थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2008, 9, 10 के आसपास की, ठीक है। दिल्ली में मैं रहता था, पढ़ने गया था, AIEEE की प्रिपरेशन इनफैक्ट जब कर रहा था, तो उस टाइम ना बॉम्ब ब्लास्ट बहुत सारे होते थे।
सरोजनी नगर, करोल बाग। तो पेरेंट्स को ना ये डर रहता था, आप समझो कि मैं दिल्ली में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और टीवी पे न्यूज़ फ्लैश होती है कि दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, मेरे पेरेंट्स घर पे बैठ के वो चीज़ देख रहे हैं। तो वो वाला वक्त था जिससे हम गुजरे हैं। मेट्रो में जाते थे या बस में जाते थे तो अनाउंसमेंट होती थी, आपके पास कोई काला बैग दिखे संदिग्ध तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो एक वो फियर था, आज वो फियर नहीं है। तो ऑब्वियसली हम डेफिनेटली एक बेटर डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा वापस आते हैं पॉडकास्ट की तरफ। जी 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 जी। वॉर्स की बात कर रहे थे, चाइना की बात कर रहे थे, वॉर्स की बात कर रहे हो, हिटलर की बात ना हो, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। तो हिटलर के बारे में आपको क्या लग रहा है, उसके क्या स्ट्रैटेजीज थे? हिटलर, सबसे पहले तो एक मैं बहुत लोगों का मिथ क्लियर कर दूं। बहुत लोगों को लगता है कि हिटलर वाज अ साइलेंट सपोर्टर ऑफ इंडिया, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये लोगों को क्यों लगता है? बिकॉज जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, बेस्ट सेलर्स के सिस्टम में आप जाके बेस्ट सेलर बुक्स में देखेंगे तो हमेशा आपको दिख जाएगी मेन कैंप, जो हिटलर ने लिखी थी। अब मेन कैंप में जब आप लास्ट के 50-100 पेजेस देखते हैं तो उसमें वो इंडिया के रेफरेंस देते हैं। और बहुत लोगों ने इंटरनेट पे प्रचलित एक फ़ोटो है सुभाष जी के साथ, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, जिसमें लोगों ने हिटलर के साथ फ़ोटो देखी है। तो बहुत लोगों को लगता है कि तो बहुत अच्छी दोस्ती है। बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता कि सुभाष जी पहले व्यक्ति थे जिसने हिटलर के ग्राउंड पे जाके उसको चैलेंज किया था, तुम गलत करो, तुम गलत करो, गलत करो। इमेजिन दैट एरा, जब हिटलर के सामने आप चू भी कर दो तो आपको गोली से उड़ा दिया जाता है। हमारे इधर नेताजी उन्हीं के जगह पे खड़े होके बोलते तुम गलत कर रहे हो, इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सीन क्या हो गया था कि जब नेताजी अपनी फ़ौज बना रहे थे तो वो पहले जापान के पास गए थे फॉर मोर फंडिंग, जब वो अपनी फ़ौज बना रहे थे। बट जापान एक दूसरे वॉर में लग गया तो फिर वो वाली चीज़ नहीं हो पाई थी, एंड दैट्स वाई ही वेंट टू जर्मनी। जर्मनी में ही बात करी। बट डू यू नो, हिटलर लिटरली हेटेड इंडिया, हेटेड। गांधी जी ने लेटर्स लिखे थे, रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। गांधी जी ने तो उसकी तारीफ़ करी थी कि यू आर सो करेजियस, आपके जैसा योद्धा नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अफेक्ट भी हुए थे कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप, अहिंसा की बात करके इतने बड़े हिंसक को आप सपोर्ट कर रहे हैं। बट हिटलर की फीलिंग क्या थी कि हम लोग जो हैं, नाजीज़ लोग हैं, हम लोग सबसे सुपीरियर ब्रीड के हैं, हम लोग आर्यंस के सबसे बड़े ब्रीड से आए हुए हैं। और ये जो बाकी सारे देश वाले लोग हैं, इंडियंस और ये सारी, दिस इज़ द हार्श रियलिटी, ये सब इन्फीरियर ब्लड से हैं। उसका ये कहना था कि ये लोग तो लेबर बनने के लायक ही हैं, दैट वाज हिज व्यू पॉइंट। अब आप सोचोगे फिर और हाँ, हिटलर हमेशा ब्रिटिशर्स के पहले सपोर्ट में था। बट सीन क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स ने जब एक और कंट्री को, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स, एक और कंट्री को एश्योरेंस दे दिया कि हम तुमको जर्मनी से बचाएंगे, तब उसका दिमाग सटक गया कि बेटा अब तो वर्ल्ड वॉर होकर आएगा। अदरवाइज ही वांटेड कि पूरे दुनिया में सिर्फ 2 लीडर्स, 2 कंट्रीज़ ही लीड कर लें, एक ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जो कर रहे थे और एक ये कर रहे थे। बट देन बिकॉज इन लोगों ने दूसरे को सपोर्ट कर दिया तो ईगो हर्ट हो गया। सो हिटलर वॉज अ रूथलेस पर्सन। There are books, there are archives which say कि हिटलर, इसको थोड़ा सा, हिटलर वॉज अ बिगर प्रैक्टिशनर ऑफ ऑकल्ट ऑल्सो, वो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी करते थे, ऐसा भी मैंशनड है। ऐसा माना जाता है कि हिटलर को रोज़ रात को एक एंटिटी मिलने आती थी विच इज़ कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द वॉर्स। और वो एंटिटी आके, और ये श्री औरबिंदो जी के डिस्कोर्सेज में भी है, जो हमारे इधर के बहुत विख्यात गुरु जी हैं, उनके डिस्कोर्सेज में भी है कि द लॉर्ड ऑफ द वॉर्स आता था और वो आके बताता था हिटलर को कि आज इधर अटैक करना है, आज इस कंट्री को उड़ाना है, आज इस एलाई के साथ धोखा करना है, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज जस्ट इमेजिन जितनी ब्रूटैलिटी हिटलर ने बनाई थी, मचा दी थी, इतना मतलब एक इंसान के लिए सोच पाना, कर पाना भी मुश्किल है। उस समय पे कुछ कम्युनिस्ट वालों के अरेस्ट भी उन्होंने वहाँ पे करवा दिए थे। हमारे खुद के इधर इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे जब रिसर्च कर रहे थे तो करीब 8 लोगों को अरेस्ट भी करवा दिया था उन्होंने अननेसेसरली। एक जगह तो पासपोर्ट रख दिया था कि भैया अब तुम जो करना करो, हम नहीं छोड़ रहे। सो द पॉइंट इज, हिटलर की स्ट्रैटेजीज वर वेरी ब्रूटल। हिटलर पूरी दुनिया को काबू बाय हुक या क्रुक करना चाहता था। नाउ इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट ऑकल्ट थिंग, बिकॉज ऐसा भी कहा जाता है कि जब 30s के बाद इन्होंने अपना पूरा हंगामा शुरू किया, 1920s और 30s के बाद, इससे पहले ही वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड। हिटलर सुसाइड करने वाला था, ही वॉज सच अ नेगेटिव पर्सन। बट देन उस समय का जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, ही सेड कि भाई और 2 साल रुक जाओ, बस 2 साल रुक जाओ, आपको एक वुडन कुछ एक चीज़ मिलेगी, उसके बाद आपका किस्मत चेंज हो जाएगा। ही गॉट दैट वुडन थिंग, और उसके बाद सही में किस्मत बदलने लग गई।
So I don't know how far that is true, but Hitler hated India, which is, तो लोगों को ये पता होना चाहिए, he was not a supporter of India, he was a hater of India. सुभाष जी उसके अगेंस्ट थे, he was not in favor. लोग देखते हैं हाथ मिलाते हुए, that is wrong. सुभाष चंद्र जी जैसे जो रिवॉल्यूशनरी वाला इंसान नहीं रहा है. आई नो उनके डेथ के ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं. काफ़ी लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु उस प्लेन क्रैश में ताइवान में नहीं हुई थी, विच आई ऑल्सो फील नहीं हुई थी. वो जो भी होगा, मे बी इन द नेक्स्ट पार्ट वुड डिस्कस. तो वो चीज़ थी. तीसरी चीज़ थी, हिटलर अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता था, वेरी एरोगेंट, वेरी ईगोइस्टिक. बट ईगो का ना एक वो चीज़ है कि जब ईगो पीक पे पहुंच जाता है तब आपका फॉल निश्चिंत है. हिटलर इतना ज़्यादा वो था कि उसने सारे, कि भाई लोग एजुकेटेड ना हो तो उसने सारी किताबें चलवा दी थी कि किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लोग जागरूक हो ही ना पाए. सो कैन यू जस्ट इमेजिन. सो Hitler, more than strategist, he was a narcissist plus a very rude entity. And Hitler से मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, कि गांधी जी ने जब उनकी तारीफ भी करी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी. वो कर दी, क्या सोच के करा, क्या करके क्या मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस थिंग बिकॉज एन एंटिटी लाइक दिस. अच्छा, और हम लोग बहुत लकी हैं राहुल भाई, हम उस एरा में नहीं हुए. हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, वरना हमको कब किसी चेम्बर में डाल के पॉइजनस गैस अगर करवा देते हमको तो पता ही नहीं चलता यार. रातों रात मास लोगों को उड़वा देते थे. आपने हिटलर के अगेंस्ट में चू भी बोला, ख़त्म, सर धड़ से अलग. सो कैन यू जस्ट इमेजिन आप उस एरा, उस फियरफुल एरा. तो मैं लोगों से एक छोटा मैसेज भी देना चाहूँगा कि भाई ठीक है, हमारे देश में भी कमियाँ हैं, सारे देशों में कुछ ना कुछ कमियाँ रहती है, बट स्टिल बी ग्रेटफुल दैट वी आर नॉट बॉर्न इन दैट एरा. अर्ली 1900s में अगर हम पैदा हो गए होते तो कैन यू जस्ट इमेजिन, अगर आप 1900s में पैदा हुए होते तो आपके पैदा होने के 18 साल बाद एक बहुत बड़ा फ्लू आ जाता है जिसमें आधी आबादी खत्म हो जा रही है. उसके बाद आपने पैर संभाले तो उसके बाद एक वियतनाम की तरफ से वॉर शुरू हो रहा है. फिर आपने पैर संभाले कि चलो अब मैं नौकरी कर लेता हूँ, 29 साल के होकर 1929 आए तो फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, नौकरियाँ चले गई. फिर आपने अपने आप को संभालने की कोशिश करा, एक और फ्लू आ गया. फिर आपने अपने आप को संभाला तो वर्ल्ड वॉर आ गया. उसके बाद आपने संभाला जब तक आपकी एज हो गई 70 के आसपास, दूसरा वर्ल्ड वॉर आ गया. आप 75 पे जाके तो फ्री हुए. आप सोचो आपने ये लाइफ जी होती, क्या क्या करा होता. बट स्टिल पीपल सर्वाइव्ड एंड दे वर हैप्पी. और यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ होने के बावजूद हम लोग दुखी बैठे हुए. क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये सिखा दिया गया है कभी लाइफ में सिर्फ सीरियस होना है, लाइफ में सिर्फ यही तरीका है. नो, जस्ट बी लाइट, फोकस ऑन योर वर्क, डू गुड थिंग्स एंड डोंट थिंक अबाउट अदर्स. हमारे दुनिया में, देश में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सही में हो रहा है. मैक्सिमम सारी गलतियाँ यही हो रही हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे. अरे लोगों का तो काम है कहना, सिंपल सी बात है. आप फोकस करो, अपना वर्क करो. आई नो आई डिविएटेड अ बिट फ्रॉम हियर, बट दिस इज अ वेरी बिग जनरेशनल प्रॉब्लम. कंपैरिजन करना छोड़ो. देयर कुड बी नथिंग मोर मिजरेबल दैन कंपेयरिंग योर सेल्फ. यू आर अ यूनिक आइडेंटिटी. तो आप अपने आप को कंपेयर करना छोड़ो, अपने स्किल्स बढ़ाओ. दिस इज अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी, एज सिंपल एज दैट. पढ़े लिखे, मैं बता रहा हूँ. सो अभी मैं अपने घर के 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर दोनों जगह पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ. तो परसों मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता बात करने का, इधर ट्रैवलिंग और ये. तो मेरे एक फैमिली मेम्बर ने बताया कि अरे आपको पता है कि जो हमारा मार्बल जो लगा रहा है, जो सबको बता रहा है, वो कहाँ तक पड़ा है. मैंने देखा था उनको बाय फेस, वो ही रिकग्नाइज में. तो मैंने बोला हाँ वो लगते हैं, मतलब अब बेचारे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा तो पढ़े नहीं होंगे. तो ही इज़ लाइक 21, 9th क्लास पास है, अपने अंदर 7 बंदे रखे हुए हैं. एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि हमारे ही काम में वो दिन का उसको 16 या 18,000 जा रहा है. 16 सिर्फ इस चीज़ के लिए. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. ये सिर्फ इस चीज़ के लिए, वो जो छोटा छोटा कहीं पे एक मार्बल लगाना है. तो जस्ट वंडरिंग, एंड देन उससे जब बात करी तो भाई वो महीने का, मतलब इन पीक सीजन, वो महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा है. व्हाट इज द स्किल? ही नोज द स्किल. ऑब्वियसली मेरी फैमिली थोड़े, अरे यार इतना पैसा, यार महंगाई हो गई है, वो स्किल बेस्ड है, वी नीड टू, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग 30 years बैक, 40 years बैक, एंड प्लस फीमेल्स का भी थोड़ा होता है, अरे इतना खर्चा. मैंने बोला यार हो रहा है, होने दो, जो भी है. बट कैन यू जस्ट, हाउ मच स्किल इज इंपॉर्टेंट. सेम मैं आपकी ऑडियंस को कहूँगा कि बॉस, अगर आप जॉब मार्केट में जा रहे हो, प्लीज़ AI को थोड़ा समझना शुरू करो. ओके, अदरवाइज ऑब्सलीट हो जाएंगे. बिकॉज देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ जॉब्स. जस्ट बिकॉज ये AI का कंसेप्ट भी निकला, 4 कैटेगरीज ऑफ जॉब. एक होता है मैनुअल वाला खत्म हो जाएगा. आप देखो प्रूफ रीडिंग और टाइप राइटिंग जा चुके हैं जॉब, AI कर दे रहा है, सिंपल सा है.
एक होता है मैनुअल येट अ लिटिल कॉग्निटिव, नर्सेज चाइना में जा चुका है, इंडिया में 10-15 साल बाद, यू नेवर नो, हो सकता है चले जाए। दूसरा होता है कॉग्निटिव, कि भाई आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, ये रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर्स आ रही हैं। फाइनली आता है एक्सट्रीमली कॉग्निटिव लीडरशिप बेस्ड, यही वाले जॉब्स होंगे जिनको रिप्लेस करना मुश्किल है। दैट इज़ द डिसीजन मेकर, कि बॉस एआई को ये करना है, एआई को वो करना है। मेरा एक कंटेंट क्रिएटर दोस्त है, उसके 40 लोगों की फोर्स थी, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया 40 लोग क्यों लगते हैं। लास्ट आई विजिटेड, ही सेड अब मेरे पास 7 लोग हैं। बोले क्यों? बाकी एआई ने रिप्लेस कर दिया। बोले मैं क्यों स्पेंड करूँ, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर वही सेम चीज़ कर रहा है, जब वो अपना दाम बचा रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। सो इट्स हाई टाइम दैट पीपल नीड टू अपग्रेड स्किल। मैं ही नहीं कह रहा हूँ सबकी जॉब चली जाएगी, बट प्लीज़ स्टार्ट अपग्रेडिंग रादर देन कंप्लेनिंग कि ये दुनिया ऐसी है, देश ऐसा है। अपने आप पे वर्क कर लो भाई। सो दैट इज वंडरफुल। अभिषेक भाई, सिर्फ बिजनेसेस बड़े बना के, इंडस्ट्रीज बना के क्या मोटा पैसा बनाया जा सकता है, या उसके और तरीके हैं? आज के टाइम पे विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड नॉट जस्ट एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन स्किल वाली बहुत सही आपने लिंक करा, स्किल बेस से। स्किल है तो सब कर सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा और उसके बाद मैं बताता हूँ। सो एक व्यक्ति है, साल का 2200 करोड़ कमाता है। वो नौकरी नहीं करता है, ना बिजनेस करता है, साल का 2200 करोड़, उससे ज़्यादा ही कमाते होंगे, ये तो रिकॉर्डेड है। और ये वो व्यक्ति है, आपने नाइकी पता है? तो नाइकी के 4 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो उनके फुल टाइम सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन्होंने साइन किए। 4 में से 3 है बास्केटबॉल प्लेयर, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ऑडियंस बास्केटबॉल व्यू करता है यूएस में। सिर्फ एक फुटबॉलर है, अभी लोग तो गेस कर चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वो व्यक्ति है जो CR7 इनका ब्रांड चलता है, और इनके होटल चेन्स भी हैं। ये इनकी फॉलोइंग, जो सब बोलते हैं सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फॉलोड है, ये वो व्यक्ति है जो एक सोशल मीडिया पोस्ट स्पॉन्सर्ड डालने का ज़्यादा नहीं 29 करोड़ रुपीज़ लेते हैं। 29 करोड़ फॉर 1 पोस्ट प्रमोशनल। 600 मिलियन आई थिंक। एग्जैक्टली आप तो समझ ही गए। सो जस्ट इमेजिन, ये व्यक्ति तो बिजनेसमैन नहीं है, पर ये बिजनेस कैसे चल रहा है, इतना पैसा कैसे आ रहा है? बिकॉज इज़ वेरी स्मार्ट। जब इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग सबसे ज़्यादा नहीं थी, तो इनको देखा कि भैया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशिया में, तो इन्होंने क्या किया, भाई अगर मुझे एशियन मार्केट टैप करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ? तो उनके पास ऑप्शन बहुत सारे थे। वो यूएस के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ हाथ मिला सकते थे, सबके साथ। इन्होंने बोला यार मेरे को जो चीज़ आती है, मेरा स्पोर्ट, मैं उसी पे फोकस करूँगा। मैं चाहूँगा कि भाई जो सबसे अच्छा ये चीज़ एशिया में कर सकता है, उससे मैं काम कराऊँ। सिंगापुर के सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो फ्रेंचाइजी मॉडल को सबसे अच्छा स्प्रेड करता था, उसने बोला बेटा मेरे को 3 साल दो, आप मेरे साथ हाथ मिलाओ, 50-50 का गेम खेलते हैं। कुछ बिजनेस में, कुछ में 60-40 कर लेंगे, आप 60 कुछ 40 रखो, क्योंकि इनको पता था क्या पोटेंशियल है। मैं आपको पूरे एशिया में स्प्रेड कर दूँगा। विदिन 2 ईयर्स सबसे हाईएस्ट फॉलोड ऑन सोशल मीडिया कर दिया, बिकॉज पूरा एशियन पॉपुलेशन उनको फॉलो करने लग गया। उनकी ब्रांडेड टी शर्ट, 1 लाख टी शर्ट अगर 1 मिनट के अंदर आपकी महंगी वाली बिक जाए, तो आप सोचो कितना बड़ा स्टारडम होगा। ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब पे अनाउंस करते हैं मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, आपको पता ही होगा। जो हम लोगों को इतने महीने और साल लग जाते हैं, उस व्यक्ति को 7 दिन के अंदर 10 मिलियन की फॉलोइंग मिल जा रही है। 7 दिन भी ज़्यादा बोल दिए। 1 दिन के अंदर 1 लाख की फॉलोइंग मिल जा रही है, और विद इन 2-3 वीक्स 50 मिलियन की फॉलोइंग मिल जा रही है। तो कैन यू जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ क्रेज दिस गाय इज हैविंग? सो आप सोचो, ये व्यक्ति दिस गाय इज नॉट अ बिजनेसमैन, बट ही इज अ स्किल बेस्ड गाय। अगर हम बात करते हैं और एक व्यक्ति की जिनकी संपत्ति, ये लोग तो गैस लेट्स सी, ये तो मैंने बहुत हिंट्स दे दिए। मैंने एक तो बहुत ही बड़ा हिंट बीच में दिया हुआ है, जो उनका ब्रांड का नाम ले लिया है। एक और व्यक्ति है, चलिए आप भी माइंड में आप गेस करना, वैसे कर लोगे, बट एक करते हैं। 2000 पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस व्यक्ति का भी जो पूरा नेटवर्थ है 3000 करोड़ से ज़्यादा का है। अगेन ये अपने स्किल पे ध्यान दे रहा है। अगेन अ स्पोर्ट्समैन। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है। इसके पहले ये बंदा आता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, सब कुछ करता है, बीजिंग ओलंपिक्स में चले जाते हैं, पूल में स्विमर है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि चलो स्विमिंग करेंगे। जब इन्होंने अपने 20 स्ट्रोक्स कर लिए, 20 राउंड्स कर लिए, तो ना इतना ज़्यादा सॉल्ट वाटर था, तो उनके जो ग्लेयर्स हैं उसके अंदर पूरा वो हो गया। सो नाउ ही कैन नॉट व्यू थिंग्स। बट ओलंपिक्स में एक बार भी आप कहीं रुकते हो तो, बिकॉज सेकेंड्स का गेम होता है, यू कैन लूज।
ही इज़ अ चैम्पियन मैन, चैम्पियन स्विमर, तो क्या करना चाहिए, उनको रुकना चाहिए? नहीं, ही यूजेस हिज माइंडसेट, बिकॉज इसी पूल में उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी कि वो आंख बंद करके उनको पता है मैं कितने स्ट्रोक में उधर पहुंचूंगा और कितने स्ट्रोक में वापस जाना है, टच करके करना है। वो टच किए गए, आए, जब उनको पता लगा मेरे स्ट्रोक खत्म हो गए, सीटी बजी, आंख खोली, ऊपर स्कोरबोर्ड देखा, नंबर 1 पे यही है। हाउ? बिकॉज दीज पीपल, ये सारे लोग अपने स्किल वाले एरिया पे फोकस कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहा है, कोई एक्टिंग पे फोकस कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसिंग पे फोकस कर रहा है, कोई अपने जॉब पे फोकस कर रहा है। मदुराई का एक लड़का साल का 2200 करोड़ रुपए कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? यूएस में बैठ के, बिकॉज वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज का सीईओ है। एंड हाउ इज वर्किंग ऑन स्किल्स? बिकॉज वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, ये अब नाउ द की, लोगों को क्या करना है, उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मदुराई का लड़का, तो चलिए लोग गेस कर चुके हैं नाम क्या है, बट आपको पता है इनने 2 सबसे बड़े प्रोडक्ट जो आप और मैं यूज़ करते हैं, हमको ही नहीं पता रहता इसकी चीज़ ये आए कैसे अस्तित्व में। तो एक बार इनकी बीवी ने बोला कि भाई मेरे फ्रेंड्स ने बुलाया, आपको भी चलना पड़ेगा, 8 बजे के डिनर है। बोले ठीक है। अब यूएस में 8 बजे का डिनर, तो 8 बजे पहुंचना है। देखिए यूएस और इंडिया का फ़र्क क्या है कि यूएस में अगर 8 बजे का डिनर है तो आप 7:55 में पहुंचोगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। इंडिया में 8 बजे की शादी का डिनर है और आप 8 बजे पहुंच गए तो ह्यूमिलिएट हो गए, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में तो 9:30 बजे आप पहुंचो। सिंपल है, सिंपल मैथ्स है अपने इधर का। तो ये क्या हो गया कि ये रास्ता भूल गए, वो पहुंचे 11 बजे। अब बीवी के सामने तो भाई आपको तो पता ही है, अब क्या ही बोले, लोगों को पता है कि भाई देखो यार तुम्हारे कारण बेइज्जती हो गई, 11 बजे पहुंचे हैं। तो फिर आया गूगल मैप्स, वहाँ से आइडिया आया कि वाई वी नीड अ गूगल मैप। सोचिए हम इतना यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता। फिर एक दिन घर पे बैठे हुए थे, घर पे इनकी बेटी, पिताजी ये फ्लावर कौन सा है? बोले यार ये फ्लावर देखा देखा तो लग रहा है पर पता नहीं है। यार पापा काश कोई तरीका होता जिससे पता चल जाता। गूगल लेंस, यहाँ से आया गूगल लेंस। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमारे आसपास ही हो रहे हैं। उसी को आइडेंटिफाई करके वन कैन बिकम अ बिग बिलियनर। यू डोंट नीड अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया। आई थिंक शिव खेरा ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो लोगों को एक लेट देम राइट इन द, बिकॉज दैट्स अ वेरी, अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, मैंने 2 वर्ड्स बता दिए उस पर। तो वो शिव खेरा जी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी को आप बहुत अच्छे तरीके से करिए। मैकडॉनल्ड्स ने भी, रे क्रॉक ने वही करा था, उन्हें प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया था। आप सिंपल सा कीजिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, प्रॉब्लम पे वर्क कीजिए। दूसरी चीज़ है एआई। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं लगता था इतना ज़्यादा ये चीज़ होगी, बट नाउ व्हेन आई सी द मिरेकल्स विच इट इज़ डूइंग अक्रॉस द थिंग्स, तो उस पर है। तीसरा, आप उन सेक्टर्स पे वर्क करना शुरू करो जहाँ पर इंडिया शाइन नहीं करी है, यूएस से कॉपी मार लो, इसमें कुछ गलत नहीं है, रेप्लिकेट करो। हम लोग सब पहले 5G उधर आता है फिर इधर आ जाता है, सिंपल सा है। डिफरेंस ये है, पहले 6 साल में आता था, आजकल 6-8 महीने में आ जाता है, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी हो गई है। तो आप वहाँ से कॉपी करो। आज भी हमारे देश में कोई वर्ल्ड फेमस गेम नहीं बना है हमारे देश से, जो कंप्यूटर गेम्स, सब लोग गेम खेलते हैं लेकिन कोई सोच नहीं रहा इस चीज़ के बारे में। वर्ल्ड फेमस नॉर्मल गेम्स बहुत बनाए हैं, आप खुद सोचिए। आज भी लोग अगर बात करेंगे तो वो नीड फॉर स्पीड की बात करते हैं, या फिर क्या फ्री फायर आजकल कुछ चलता है, फ्री फायर की बात कर रहे हैं, या फिर हमें तो एज ऑफ एम्पायर्स और यही ध्यान है क्योंकि अपन ने इतना खेला नहीं है। फिर वो डूम वूम चलता था, ये सब याद है, बट मारियो चलता था, कॉन्ट्रा चलता था। आज भी हम इंडिया के कोई गेम की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मूवी लॉन्चेस के पहले। सो यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दो सेक्टर, पुट योर स्किल्स एंड यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। श्योर, वंडरफुल। अभिषेक भाई, इनफैक्ट एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ज़्यादातर जब कई बार हम पॉडकास्ट करते हैं तो ऑडियंस को लगता है कि ये खुद से बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आई वुड लाइक टू ऐड दिस। माई एज इज़ 37 नाउ, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही 2 महीने पहले ही ISB हैदराबाद के 1 ईयर प्रोग्राम में एनरोल कराया, विच इज़ अराउंड जनरेटिव AI, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आई एम ऑलरेडी इन IIM अहमदाबाद एलुमिनाई। मेरे को शायद करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आई हैव रजिस्टर्ड विद दिस 1 ईयर प्रोग्राम। मैं अपने ऑफिस को छोड़ के क्लासेस के लिए जाता हूँ, 10-10, 12-12, 15-15 दिन क्लासेस होती हैं, तो साल में मेरे को 4 बार ऐसे अपने ऑफिस को छोड़ के पूरा वहाँ पे जाना रहता है। पूरे दिन वहाँ पे क्लासेस होती है, शाम को हम असाइनमेंट कर रहे होते हैं। सैटरडे संडे जब मेरा फ्री टाइम फैमिली वाला हो सकता था, उसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस लेते रहता हूँ। 1 साल का स्ट्रेस मैंने, करीब 15 लाख रुपए फीस है, अपनी जेब से भर रहा हूँ। शायद करने की ज़रूरत नहीं थी। तो
इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल ऑडियंसेस कि जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करे बैठे हैं और हम वो कर रहे हैं। शायद मतलब एक और एग्जांपल दूँ तो अभिषेक भाई, मैं बिजनेस तो कर ही रहा था, क्या ही हमें पॉडकास्ट करने की ज़रूरत थी। तो हम इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू डू बेटर इन लाइफ। तो जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैसेज यही है भाई कि कोशिश करो और बेटर बनने की। बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर चुके हैं लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे अभिषेक भाई। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट 4 घंटे 5 घंटे चलता और मजा आता। बट अब लोग अगर बोलते हैं जल्दी, अगर लेट्स से दे गिव 15,000 लाइक्स एंड पार्ट 3, तो बिल्कुल जल्दी कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, है ना जी। अभिषेक भाई, एक क्वेश्चन और लूंगा जाते जाते, ठीक है? क्वेश्चन लूंगा छोटे बच्चे का। अच्छा। तो जैसे हम लोग अपने घर में करते थे कि नाराज हो जाते थे तो कुछ भी चिल्ला देते थे, मम्मी पे नाराज हो जाते थे। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे हैं किसी पे भी, मतलब ही इज द हेड ऑफ द वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्रीज, बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। चल, इस पे अपने इकोनॉमिक एडवाइजर्स को बोलते होंगे या जो भी अपने मिनिस्टर्स को बोलते होंगे, इस पे 20% लगा दो, इस पे 30% लगा दो, इस पे 60% लगा दो, इस पे 125% लगा दो। तो ये छोटा बच्चा कैसे पूरी दुनिया को लीड कर रहा है? देखिए, छोटे बच्चे नटखट ज़रूर होते हैं, लेकिन सबसे ज्ञानी भी वही होते हैं, दिमाग वाले होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज़। डोनाल्ड ट्रंप बहुत लोग जानते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम से, स्पेसिफिकली 2015-16 से लोग जानने शुरू किए। मैं इनको फॉलो जितना कर रहा हूँ वो उसके भी 6-7 साल पहले से कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले से। रियल एस्टेट मुगल थे, ये मेरे को पता था, क्योंकि इन्होंने फिर बाद में कुछ बुक्स भी पब्लिश करी थी, रॉबर्ट कियोसाकी के साथ भी कुछ बुक पब्लिश करी थी। दैट इज़ डिफरेंट। मैं फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था जब एक सीरीज़ आई थी अप्रेंटिस करके। अभी उसके दूसरे वर्जन चलते हैं ऑन सम OTTs विच आर नॉट दैट गुड। उस समय में मेरे को आज भी याद है, डोनाल्ड ट्रंप का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, यू आर फायर्ड। ये बहुत तकिया कलाम बन गया था डोनाल्ड ट्रंप का। सो डोनाल्ड ट्रंप को जब पहले कुछ एपिसोड्स के लिया गया था, तो अप्रेंटिस लोगों को अगर नहीं पता तो बता दूँ, बहुत प्यारा लगता था उस समय पे। तो उसका थीम ऐसा रहता था कि एजुकेटेड लोग जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड इधर पढ़े हुए हैं, उधर से एप्लीकेशंस आते थे। एंड जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, US में भी काफ़ी ज़्यादा है, या तो बिजनेस कर रहे हैं या तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनके एप्लीकेंट्स आते थे। दे यूज्ड टू गेट 20,000 एप्लीकेंट्स शॉर्ट लिस्टिंग करके 10 ऐसे लोग लिए जाते थे, 10 ऐसे लोग लिए जाते थे, कंपटीशन हुआ जाता था ग्रुप बना के। फाइनली जो एक बचेगा, दैट पर्सन विल बी हायर्ड, यू आर हायर्ड टू वर्क अलॉन्गसाइड डोनाल्ड ट्रंप ऑन अ वेरी गुड पैकेज। ये कंसेप्ट रहता था। सो डोनाल्ड ट्रंप पहले अपने पर एपिसोड्स जो उनका चलता था, बिकॉज ही वॉज अ रियल एस्टेट मुगल, प्लस अपना टाइम निकालेंगे, इतना अपना लाइफस्टाइल भी दिखाते थे। ही वॉज वेरी स्मार्ट। वो अपना लाइफस्टाइल भी दिखाने लग गए, ब्रांडिंग होने लग गई। आप OTT पे अगर आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े OTT, द सेम प्रोडक्शन हाउस वॉज द वन विच बॉट शार्क टैंक। तो आप समझो, वो सारे बड़े बड़े इस तरह के शोज़ बनाते थे, तो इट वॉज विन फॉर हिम। तो पर एपिसोड वो लेते थे पहले $10,000, विच इज़ फाइन। उनका पहले पार्ट के बाद पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो $50,000 पर एपिसोड लेने लग गए। ब्रांड वैल्यू भी बनी, ब्रांड इक्विटी, एंड घर घर में उनका नाम होने लग गया। पहली चीज़ इज़ वेरी स्मार्ट। वो कभी भी अपनी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज को लिस्ट नहीं कराते। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिस्ट कराते हो तो आप स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल हो जाते हो। तो वो क्या बोलते हैं, मैं अनलिस्टेड ही रखूंगा, ताकि ट्रू वैल्यूएशन को निकाल ही नहीं पाए। इसलिए फोर्ब्स के साथ उनका हमेशा झगड़ा चलता है। फोर्ब्स बोलता है तुम $1 बिलियन हो, वो बोलते हैं मैं $2 बिलियन हो। फोर्ब्स बोलता है तुम $8 बिलियन हो, वो बोलते हैं नहीं बाबा $12 बिलियन हो। तो उनका झगड़ा चलता ही रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, स्क्रूटिनी नहीं कर सकते कि वो अंदर क्या हो रहा हो। प्लस रियल एस्टेट का बिजनेस चाहे इंडिया में बाहर हो, कहाँ से कितना क्या पैसा आता है वो आपको भी पता है। तो वो चीज़ है। थर्ड इज द हाइट ऑफ पॉजिटिविटी। इनका खुद का एक कसिनो है बहुत फेमस, ताज। तो इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट। तब भी अगर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं, 2 बार बैंकरप्ट भी हो चुके हैं, कैसा चल रहा है जीवन? ऑसम, अमेजिंग। सो हाइट ऑफ पॉजिटिविटी, बिकॉज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ डेल कार्नेगी, जिन्हें पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिखी हुई है। क्योंकि जब अपने लो टाइम पे थे तो वो एक चर्च पे जाके बैठे थे। चर्च में जब बैठे थे तो जो ऑडियो चल रहा था वो उन्हीं का चल रहा था, तो उससे वो उनका काफ़ी लाइफ चेंज हुआ था। ऑल्दो ही इज़ फ्रॉम अ रियल एस्टेट फैमिली इटसेल्फ। तो पहली बात है, डोनाल्ड ट्रंप को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सिर्फ रियल एस्टेट प्लेयर नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न वाई इंडिया में भी आज एक लग्जरी मानी जाती है। अगर आप ट्रंप टावर्स पर रहते हैं, जैसे मैं पुणे की बात करूँ, तो वहाँ पर ट्रंप में अगर कोई रहता है तो बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती है। ये भैया ट्रंप में रह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। परसेप्शन बढ़ा के किस तरह से वैल्यू बढ़ाना वो उनको बहुत अच्छे से आता है। एंड सेम वो आप पॉलिटिक्स में खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का कांड हुआ था 2012 में, जिन लोगों को नहीं पता, तो फेसबुक के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि भैया डेटा चुराया गया है 2 साल तक, 50 मिलियन लोगों का डेटा चुराया गया। कैसे?
कैम्ब्रिज एनालिटिका में सीन क्या हो गया था कि मेटा पे बहुत बड़ा केस चला था, फेसबुक वालों ने एक क्विज रख दिया था। उस क्विज में जब आप पार्टिसिपेट करते आपको पता नहीं था, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट निकाले जाते थे और आप क्या करते हो, ऑथराइज दिस ऐप एक्सेस, अब तो फटाफट क्लिक करते हो, पढ़ते तो हो नहीं, वो आपके साथ आपके फॉलोअर्स के डेटा का भी एक्सेस दे देता था इनको। इस डेटा से ये लोग ब्रेक्सिट हो गया, इलेक्शंस हो गए, इसका पूरा डेटा निकालते थे। कैसा डेटा निकालते थे कि भाई सबसे ज़्यादा लोग दोपहर के 2 बजे लंच के टाइम पे इन पिज़्ज़ा वाले एरियाज़ में बैठे रहते हैं और ये वो लोग हैं जो लोग अभी के पॉलिटिशियन से परेशान है, तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस है, इधर बाहर जाके 2 बजे कैंपेन करेंगे। तो बार बार इनके कान में कि भैया अब एक और रिवॉल्यूशनरी नेता आया है जो आपके लिए सब कुछ अच्छा करेगा। यूथ लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो इनके लिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वर्ड अगर यूज़ करें, क्योंकि ये लोग फेसबुक पे यही सर्च करें भैया नौकरी, ये बात भी यही कर रहे हैं, यूथ वालों के सामने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो उस हिसाब से आपका डायलेक्ट बन रहा था। तो ये बहुत बड़ा कांड हुआ था। सो यहाँ पर भी ट्रम्प साहब, क्योंकि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, जो मेन बंदा था, उसका जो फाउंडर था, ही वॉज अ ट्रेडर, हेज फंड ट्रेडर, तो इनको डेटा के साथ खेलना बहुत आता था। सो ही वॉज द वन जो बचपन में पॉलिटिशियन से बड़े परेशान थे, तो बाद में बदला लेने के लिए इस चीज़ से आया। थर्ड चीज़ आप देखिए, स्मार्टनेस देखिए। आज से 9 से 11 महीने पहले 2 व्यक्ति एक दूसरे को सिर्फ गालियाँ देते थे, वो थे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प। 5 महीने से सब बदल गया, दोनों एक दूसरे के पुल बांध रहे हैं। एक्स जब से खरीदा गया ट्विटर को, तो भैया लाइव कैंपेन वहाँ पर हो रहा है। एक समय पे अब यूएस का कुछ भी ढूंढो तो सिर्फ प्रो डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट्स आ रहे थे, आप एंटी लिखो आपको रीच ही नहीं मिल रही थी। आई डोंट नो इफ देयर वाज समथिंग हैपनिंग आउट देयर, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं मैनिपुलेशन का, तो बिल्कुल वो वाली चीज़ हो रही थी। इलॉन मस्क जब उन्होंने एक्स खरीदा, लोग बोले तुम तो बेवकूफ़ हो भैया, इतना पैसा क्यों। लिटिल डिड पीपल रियलाइज कि वो इससे पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप एक इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। और कौन से बिलियनर के पास मीडिया हाउस नहीं है, लोग ट्रेडिशनल मीडिया लेते हैं, इन्होंने वो मीडिया लिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होती है, सारे पॉलिटिशियन जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर अगर किसी पॉलिटिशियन ने किसी को अनफॉलो कर दिया तो बवाल हो जाता है, तो उन्होंने सीधे वही उठा लिया। तब लोगों को लगा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बट पीपल डिडंट रियलाइज कि अगर दूसरी पार्टी जीत गई होती तो एलॉन मस्क के ऊपर 8 बहुत बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, जेल के अंदर होते, क्या फ़ायदा होता बिलियनर का, दिन भर सारा पैसा उसी में चले जाता। इसलिए तो जैसे ही इलेक्शन जीता गया, सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके भागे, टेस्ला के, भगते गए। सो और वाई इवन डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टेड हिम, बिकॉज ही न्यू द प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट जो सबसे ज़्यादा क्रेजी है आज के समय पे, जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ के साथ भी चलेगा और जिसको कोई फ़र्क नहीं बाकी क्या करे, सिर्फ प्रो पॉलिटिक्स भी खेल सकता है, दैट इज़ मस्क। सो आप समझ रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रम्प को समझ रहे हैं कि टैरिफ वैरिफ ये सारी चीज़ें कि बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि हम लोग ना एक लेयर के पीछे से देख रहे हैं। वॉट इज़ गोइंग इन हिज माइंड कुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। माई हंचेस कुछ महीने ये ड्रामा चलेगा, इनको चाइना के साथ अपना भावतोल कराना है, एंड ग्लोबली ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन हिज टर्म्स कि भैया यूएस इज़ द ग्लोबल सुप्रीम पावर, अगर हमारे साथ अच्छे रहना है तो हमारे टर्म्स के साथ आओ। अगर 10% भी लिवाई कर दिया, मान लो सारा सब कुछ काट के 10% भी कर दिया, इट इज़ एन एडिशनल गेन फॉर देम। सेकेंड इज, जब हम लोग हमारे देश में कह रहे हैं कि हमारे ही देश के प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने चाहिए, ही इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग ओवर हियर, ही इज ट्राइंग टू विन द कॉन्फिडेंस। रातों रात एप्पल के शिपमेंट्स भर के उधर क्यों जा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दीज पीपल ऑल्सो न्यू कि कभी ना कभी ये करेगा। सो ऑब्वियसली हिंट साइट में हम जब देखेंगे इस चीज़ को आगे चल के, तब हमको लगेगा भैया ये कुछ सॉलिड ही खेल रहा था। आई नो ही प्लेज वाइल्ड स्टेक्स, आई नो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो ग्लोबल टर्मोइल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। वो क्या सोच के क्या खेल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज आप जस्ट सोचो, इतना बवाल करने के बाद भी आप वो सोचो मतलब किस लेवल पे ही प्लेड पॉलिटिक्स, एलॉन मस्क प्लेड बिजनेस। ट्विटर पे इनका अकाउंट उड़ा दिया गया था प्रीवियसली जब ट्विटर था, एक्स आके सबसे पहले कह के रिस्टोर कर दिया इनका अकाउंट। सो ये काफ़ी प्री प्लानिंग से चीज़ें चल रही हैं। ऑब्वियसली इंडिया को इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगेन प्रो पॉलिसीज़, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस ने भी सीखा है चाणक्य नीति, और अब हमें हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो दे आर प्लेइंग स्मार्टली कि भाई यूएस से हमको पंगे नहीं लेने, आप भी ग्रो करो हम भी ग्रो करते हैं साथ में, मिल बांट के ग्रो करते हैं। आपको चाहिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हो जाए हम कर लेंगे, आप हमारी कुछ चीज़ें कर लो, तो समझौता के हिसाब से चल रहा है। दैट इज़ द रीज़न ना, क्यों होता है कि हमारे देश के नेता जब वहाँ पर जाते हैं, आज से पहले कभी नहीं हुआ है, मोदी जी वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प वेलकम करते हैं और हर जगह खतरनाक वाली चीयरिंग होती है। आज से पहले इतना तो कोई दूसरे पॉलिटिशियन के लिए भी नहीं हुआ है। सो द थिंग इज वी आर ऑल्सो प्लेइंग स्मार्टली, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट प्लेयर। तो वो बच्चा भले ही चंचल है, नटखट है,
और बड़ा सूझ-बूझ वाला। आई वांट टू नो पीपल्स ओपिनियन आल्सो अराउंड ट्रम्प। कुछ लोग बहुत गालियाँ देंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई ट्रम्प की ना एक कैरेक्टर भी रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारा हंगामा करते हैं और उसके बाद अपने स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। ये हार नहीं मानते कि मैं तो हार गया, सॉरी गलती हो गई। वो धीरे से ले लेंगे, ट्विस्ट कर देंगे और पलट के अपने काम पे लग जाएंगे। ये भी अगर आप इतिहास देखो, सो यू नेवर नो कि वो हाल फिलहाल में ना चाइना को सीधा डंके की चोट पे वार्निंग दे रहे, बेटा तुम लोग लाइन पे आ जाओ। वो बात अलग है, हमने चाइना की आज बात करी है कि चाइना वाले भी अभी बड़े उसमें हैं, बट दीज टेंशन जब राइज करेंगी, क्योंकि यूएस को भी कहीं ना कहीं पता है कि हम पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक्स के साथ कट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए वार्निंग अभी फिलहाल उन्होंने मेजर 3 कंट्रीज को दी है। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट। बट मेरे को लगता है कि ये साल बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स का होगा, ये तो बस स्टार्टिंग है। ओके, वंडरफुल अभिषेक भाई, बहुत मज़ा आया है पॉडकास्ट करके। एंड आई एम श्योर हम पार्ट 1 तो कर चुके थे, सेकंड पार्ट है, पार्ट 3 भी करने वाले। ऑडियंस कमेंट बॉक्स में बताएगी पार्ट 3 करे कि नहीं करे। आई एम श्योर दे वुड वांट टू डू पार्ट 3। थैंक यू सो मच, आप आए पॉडकास्ट में। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आपके जो बहुत सारे सेंटेंसेस थे वो हम प्रोफेसर से पहले सुना करते थे और IIMs में ऑब्वियसली हमने पढ़े थे, बट इट वॉज अ वंडरफुल टाइम स्पेंट विद यू। बहुत सारी लर्निंग मिली। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड होपफुली लोगों को पसंद आया और आपसे मिलकर भी अगेन बहुत मजा आया। थैंक यू। श्योर, थैंक यू।